हेलो दोस्तों, अधेश अकेडमी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, सबसे ज़रूरी चीज़ जो है इस दुनिया में है कि सब लोग एथिकल तरीके से रहें, कानून का पालन करें और आपस में मिलजुल करके रहें। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से एक अच्छी सोसाइटी हम बनाते हैं। लॉ एंड कॉन्शियस एज अ सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस। कानून और विवेक किस तरीके से हमें एथिकल रास्ते पे ले जा सकते हैं, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड पेपर का। और हम ये टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इसके लिए कंप्लीट चैप्टर है और उसका पहला जो लेसन है वो है इम्पॉर्टेंस ऑफ लॉ एंड कॉन्शियंस, कि लॉ का और कॉन्शियंस का, कानून का और चेतना का या विवेक का क्या इम्पोर्टेंस है हमें सही रास्ते पे ले जाने में, ये आज हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे एथिकल कंडक्ट की, कि हमारा जो कंडक्ट है वो एथिकल क्यों होना चाहिए और कैसे होता है। इसके लिए हमने पहले बहुत सारे एथिकल प्रिंसिपल्स के बारे में हमने बात किया और ये जो एथिकल प्रिंसिपल्स हैं ये हमें एक रास्ता दिखाते हैं, हमें गाइड करते हैं कि किस तरीके से एक अच्छा ह्यूमन कंडक्ट और अच्छा इंसानी बिहेवियर जो है हम बना सकें। इसके बहुत सारे टूल्स होते हैं, जैसे एथिक्स है, ह्यूमन वैल्यूज़ है जिसके अंदर हम इक्वलिटी है, जस्टिस है, कॉम्पेशन है, लव है, ये सारी चीज़ें देखते हैं। उसके अलावा ह्यूमन राइट्स है, उसके बाद में ओबीडियंस ऑफ लॉ है, कानून का पालन करना है। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिससे हम सही रास्ते पे ले जाते हैं और ये सब हमें मदद करती हैं एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए। क्योंकि किसी भी सोसाइटी में अगर हर आदमी एथिकल हो, हर आदमी सच्चा हो, हर आदमी कानून का पालन करे, तो वो सोसाइटी एक तरीके से बहुत अच्छी हो जाती है और एक तरीके से जन्नत बन जाता है वो देश। लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। अगर हम हकीकत में देखें तो बहुत सारे लोग अनएथिकल होते हैं, गलत काम करते हैं, इमोरल काम करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो अनएथिकल और इमोरल चीज़ें होती हैं वो हमें तुरंत का तुरंत इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देती, तुरंत उसका हमको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। इसीलिए वो बड़ी टेम्पटिंग लगती हैं, बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं। कोई भी व्यक्ति जो खाना खाने जाए, अगर उसके सामने बहुत ही टेस्टी खाना हो तो वो अपने को कंट्रोल नहीं कर पाता, भले ही उसका लॉन्ग टर्म में कोई बहुत बड़ा नुकसान हो। और इसी तरीके से कोई भी जो अनएथिकल काम होता है, इमोरल काम होता है, इलीगल काम होता है, उसमें आपको तुरंत तो बहुत मज़ा आता है, तुरंत आपको बहुत बेनिफिट होता है, लेकिन उसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उस इंडिविजुअल पे भी रहते हैं और पूरी की पूरी सोसाइटी में भी रहते हैं। अब लोग सही रास्ते पे जो चलते हैं वो दो वजह से चलते हैं। एक जो है वो है इंटरनल, जो अंदर से आता है, जिसको कि हम कई बार आत्मा की आवाज़ कहते हैं, वॉइस ऑफ कॉन्शियस कहते हैं। और दूसरा जो होता है वो बाहर से आता है, वो होता है जब हम कानून के डर से हम सही काम करते हैं। तो इस तरीके से कॉन्शियस और लॉ ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब हम कोई भी अच्छा काम करते हैं या किसी भी सोसाइटी को सही रास्ते में ले जाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कानून की या लॉ की। इसका मतलब क्या होता है? जो लीगल सिस्टम होता है किसी भी देश का, ये सबसे क्लियर कट, एक्सप्लिसिट, इंस्टीट्यूशनलाइज और कॉम्प्लेक्स मेथड है जिससे ह्यूमन कंडक्ट को कंट्रोल किया जाता है। देखिए, कानून जो है वो हमेशा लिखा जाता है, वो कोई ऐसी चीज़ नहीं कि आप उसको एज्यूम करें, उसको एक्सप्लिसिट किया जाता है। मतलब जो भी बातें होती हैं आपको बताई जाती हैं, भाई ये कानून है। कानून हमेशा किसी इंस्टीट्यूशन से क्रिएट किया जाता है, हर कोई इसको क्रिएट नहीं कर सकता है, चाहे पार्लियामेंट करे या जो भी चीज़ें करें, और उसके लिए एक इंस्टीट्यूशन होता है इन्फोर्स करने के लिए भी। और उसी तरीके से ये बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि बहुत ही टेक्निकल होता है। आपको मालूम है कि उसका जो प्रोसेस होता है इन्वेस्टिगेट करने का, उसके बाद में कोर्ट में मामला जाता है, फिर अपील में जाता है और सारा लंबा सा प्रोसेस हो करके फिर जा करके सज़ा किसी व्यक्ति को मिलती है। कोई भी जो कानून होता है उसके अंदर क्या करना है और क्या नहीं करना है ये हमें बताया जाता है और सारे लोगों को उस चीज़ को मानना पड़ता है। अगर आप कोई भी ऐसा काम करते हैं जो कानून के विपरीत है तो आपको सज़ा मिलेगी, और अगर आप कानून का पालन करेंगे तो आपको रिवॉर्ड भी मिल सकता है। कानून की उपयोगिता सबसे ज़्यादा रहती है जब हम बहुत सारे लोगों को डील कर रहे होते हैं। जैसे सोसाइटी है जहाँ पे लाखों लोग रहते हैं, या कोई देश है जहाँ करोड़ों लोग रहते हैं, वहाँ पे कानून की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है।
लेकिन हम अगर अपनी फैमिली की बात करें, जहाँ पे हम 4, 5, 6, 7 लोग रहते हैं, तो वहाँ पे कानून की ज़रूरत नहीं होती है। वहाँ पे हम चीज़ों को इनफॉर्मल तरीके से टैकल कर सकते हैं और अपना कानून हम खुद बना सकते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि हर फैमिली अलग तरीके से होती है। हर फैमिली अपने हिसाब से एक कानून बनाती है जिसका कि सब लोग मिल करके पालन करते हैं और उस तरीके से वो फैमिली जो है वो अच्छे तरीके से चलती है। ये हमारी अपनी चॉइस है कि हम क्या कानून बनाएं। हम किसी को सज़ा भी दे सकते हैं, माफ़ भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर बच्चे ने गलती की तो हो सकता है माँ अपने को ही सज़ा दे दे, क्योंकि वहाँ पे आपको कंप्लीट फ्रीडम है कि आप क्या रूल बनाएं और आपके बनाए हुए रूल अपने मन से आप चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ जो है ये देश भर के लिए, सोसाइटी के लिए नहीं चल सकती। वो तो सिर्फ कानून से ही गवर्न हो सकती है। अब हम जानते हैं कि किस तरीके से जो लॉ है और जो आपकी कॉन्शियस है, चेतना है या विवेक है, किस तरीके से हमें एथिकल रास्ते पे ले जाता है। देखिए, जो कानून होता है वो लोगों को पनिश करता है जब भी वो कोई इमोरल काम करते हैं, और उस तरीके से क्या होता है कि जो भी बेनिफिट वो लेते हैं उसको वो न्यूट्रलाइज कर देता है। अब जैसे अगर हम बात करें कोई भी व्यक्ति की जो बहुत करप्ट है, तो जो करप्ट व्यक्ति होता है बहुत सारा इलीगल पैसा बनाता है और उसको वो एंजॉय करना चाहता है। लेकिन अगर हम किसी करप्ट व्यक्ति को पकड़ लें, अरेस्ट कर लें, जेल में भेज दें और उसकी सारी प्रॉपर्टी को फोरफीट कर लें, तो क्या होता है? जो भी उसने बेनिफिट कमाया वो सब चला गया। सोसाइटी में उसकी बदनामी होती है, उसके ऊपर थू थू होती है, उसको जेल जाना पड़ता है, उसकी अपनी फ्रीडम भी ख़त्म हो जाती है, और इस तरीके से जो भी उसने पाया उससे ज़्यादा उसने खो दिया। और इसी डर से लोग जो है वो गलत काम नहीं करते हैं, करप्शन नहीं करते हैं। इसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करता है, दूसरे के साथ में संबंध रखता है और ये पता चल जाता है, तो उसकी फैमिली, उसकी सोसाइटी उसको एक तरीके से बायकॉट कर देती है, और उसका जो पेन होता है बहुत ज़बरदस्त होता है, क्योंकि प्लेजर तो थोड़े समय के लिए रहता है लेकिन ये पेन परमानेंट होता है। और ये जो पेन होता है उसको अवॉइड करने के लिए व्यक्ति इस तरीके के गलत काम नहीं करता। अब हम जानते हैं लॉ, रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में। ये लॉ, रूल्स और रेगुलेशंस क्या होते हैं, क्योंकि ये तीनों चीज़ें हमें जानना चाहिए, क्योंकि तीनों चीज़ें हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। देखिए, सबसे जो एपेक्स लॉ होता है किसी कंट्री का, सबसे ऊंचा जो लॉ होता है वो होता है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होता है, उसी के अंदर जो है स्टेट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी जाती है कि लॉ बना सकते हैं। अगर उसमें वो चीज़ प्रोवाइडेड नहीं है तो वो लॉ नहीं बना सकते हैं। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन से नीचे आता है लॉ। लॉ के अंदर अलग अलग डोमेन्स रहते हैं, जैसे टैक्स लॉज हो गए, क्रिमिनल लॉ हो गए, और ऐसे करके बहुत सारे फील्ड्स होते हैं जिसमें कि आप लॉ बना सकते हैं। उसके बाद में एक्ट्स आते हैं। जब लॉ को हम एक्चुअली में बनाते हैं तो पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर में जाते हैं, वहाँ पे एक्ट को पास किया जाता है, गवर्नर का या प्रेसिडेंट का अप्रूवल होता है, उसके बाद में वो लॉ बन जाता है, कानून बन जाता है, एक्ट बन जाता है। जैसे कस्टम एक्ट हो गया या आपका जीएसटी एक्ट हो गया, ऐसे बहुत सारे एक्ट हैं। अब लॉ जो होता है उसको इन्फोर्स करने के लिए, प्रैक्टिकल लेवल पे लाने के लिए रेगुलेशंस बनाए जाते हैं। रेगुलेशंस बेसिकली जो होते हैं वो डायरेक्टिव्स या स्टैट्यूट होते हैं जिससे वो लॉ जो है हम इन्फोर्स करते हैं, और वो लॉ के द्वारा इन्फोर्स किए जाते हैं। ये जो होते हैं जनरली प्रोसीजर के नेचर में रहते हैं, जिसको कि हर एक व्यक्ति को फॉलो करना चाहिए, और ये चीज़ हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल रहते हैं। इसके नीचे आते हैं रूल्स। रूल्स बेसिकली होते हैं इंस्ट्रक्शंस के फॉर्म में, जो कि हमें बताते हैं क्या चीज़ें हमें करना है। ये हमें ये भी बताते हैं क्या चीज़ हमें नहीं करना है, और इनको जो है हम अपने घर में, हॉस्पिटल में, इंस्टीट्यूशन में, कॉलेज में, ऑफिस में, स्कूल्स में हम उनको बनाते हैं रूल्स को, और ये हमारी कलेक्टिव विल होती है, और सब लोग उस रूल को फॉलो करते हैं क्योंकि सबकी बेहतरी के लिए होता है। लेकिन ये रूल इंटरनल मैटर होता है जो भी ऑर्गेनाइजेशन इसको बनाती है। इसको बाहर से हम फोर्स नहीं कर सकते, इसको कानून के द्वारा फोर्स नहीं किया जा सकता। चलिए अब हम बात करते हैं कॉन्शियस की या विवेक की। देखिए, ये जो विवेक होता है ये हमारे माइंड का ही एक पार्ट होता है, हमारी सोच का ही एक हिस्सा है, जो कि हमें ये बताता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और ये इस बात पर डिपेंड करता है कि किन चीज़ों पे हम बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। जैसे कि अगर मान लिया आप वेजिटेरियन हैं
तो आप मीट खाना जो है बहुत ही गलत समझेंगे, जबकि कोई आदमी मीट खाता है तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपके जो विश्वास है, डीप जो आपकी थॉट्स हैं, वो आपको गाइड करते हैं क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। जब भी हम कोई गलत काम करते हैं तो हमको बुरा लगता है, और जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हमको अच्छा लगता है। और इस तरीके से ये जो अंतरात्मा होती है वो हमको सही रास्ते पे ले जाती है। ये जो कॉन्शियस होता है, या जिसको हम चेतना कहते हैं, विवेक कहते हैं, इसको कई बार अंतरात्मा की आवाज़ कही जाती है, भगवान की आवाज़ कही जाती है, और काफ़ी लोग इसको जो है वो सही कंडक्ट के लिए सबसे परफेक्ट गाइड मानते हैं। जैसे महात्मा गांधी जब भी कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते थे तो वो उनके अंतरात्मा से आता था, उसको वो इनर वॉइस कहते थे, क्योंकि वो उनकी आत्मा की आवाज़ होती थी, और जितने मेजर डिसीजन होते थे वो उससे किया करते थे। तो दोस्तों, इस तरीके से जो कानून है और जो हमारा विवेक है या हमारी चेतना है, ये हमें एथिकल रास्ते पे ले जाती है। ऐसा कहा जाता है कि लोग सही काम दो तरीके से करते हैं। एक होता है फियर ऑफ गॉड, भगवान के डर से, और फियर ऑफ रॉड, पनिशमेंट के डर से। फियर ऑफ गॉड जो होता है उसको हम कई बार फियर ऑफ कॉन्शियस भी कह सकते हैं, क्योंकि वो हमारे आत्मा की आवाज़ होती है। और जो फियर ऑफ रॉड है बाहर से आता है, और इसको हम कह सकते हैं कि जो कानून का जो इन्फोर्समेंट होता है वो लॉ इन्फोर्समेंट। कई बार लोगों को लगता है कि अगर हम बहुत स्ट्रिक्ट कानून बना लें, बहुत सारे कानून बना लें, हर चीज़ के लिए कानून बना लें, तो हमारी सोसाइटी बेटर हो सकती है। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जब बहुत सारे कानून हो जाते हैं तो उसका जो इन्फोर्समेंट होता है बहुत मुश्किल हो जाता है, और इस तरीके से लॉ तो रहते हैं लेकिन वो इनफेक्टिव हो जाते हैं। असली चीज़ ये है कि लोगों की चेतना को जगाया जाए, उनको मॉरल बनाया जाए, एथिकल बनाया जाए, उनके अंदर अच्छा विवेक हो, ताकि वो स्वयं अच्छे रास्ते पे चलें बिना किसी भी पनिशमेंट के डर से। ऐसा लाओ ज़ो, जो कि चाइनीज़ फिलोसोफर, उन्होंने कहा था कि जितने ज़्यादा हम लॉ को बनाते हैं उतने ही ज़्यादा चोर और डकैत पैदा हो जाते हैं, क्योंकि लॉ जो है एक एक्टिविटी को बैन करता है, और जब भी कोई इस एक्टिविटी को करेगा तो वो गलत माना जाएगा। तो जितने लॉ उतनी ज़्यादा उसको ब्रेक होने की पॉसिबिलिटी। हज़ारों साल पहले प्लेटो ने कहा था कि जो अच्छे लोग होते हैं उनको कानून का पालन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो हमेशा रिस्पॉन्सिबली काम करते हैं, और जो बुरे लोग होते हैं उन पे कानून काम नहीं करता, क्योंकि वो कानून को तोड़ने का रास्ता निकाल लेते हैं। इस तरीके से बहुत सारे कानून होना समस्या का समाधान नहीं है। मुख्य चीज़ ये है कि लोगों की चेतना को जगाया जाए, और कॉन्शियस अगर लोगों का क्लीन हो, लोगों का चरित्र अच्छा हो, तो ऑटोमेटिकली वो सही रास्ते पे चलेंगे। इस इशू पे, इस चैप्टर पे हम आगे बढ़ेंगे अगले लेसन्स में। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हम ये जानते हैं कि सही रास्ते पे सोसाइटी को ले जाने के लिए या किसी इंसान को ले जाने के लिए दो बहुत इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट हैं वो है लॉ और कॉन्शियस, कानून और हमारी अंतरात्मा या चेतना। आज हम बात करेंगे कानून के बारे में कि कितने टाइप के कानून होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कानून की इंपॉर्टेंस के बारे में। कानून क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। देखिए, जो लीगल सिस्टम होता है वो सबसे ज्यादा एक्सप्लिसिट, इंस्टीट्यूशनलाइज और कॉम्प्लेक्स होता है, जिससे हम ह्यूमन कंडक्ट को कंट्रोल करते हैं। एक्सप्लिसिट का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि हर चीज आपको बतानी होती है। इम्प्लिसिट का मतलब है कि जो मान ली जाती है। एक्सप्लिसिट का मतलब जिसको हमें लिख के बताना होता है, शब्दों से बताना होता है। तो कानून को हमें बताना होता है कि क्या कानून है, अगर इसको हम फॉलो नहीं करेंगे क्या सजा मिलेगी, क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसीजर है। तो ये सबसे ज़्यादा एक्सप्लिसिट होता है। उसी तरीके से इंस्टीट्यूशन का इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। कौन कानून बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगी, स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगी। कौन इंप्लीमेंट करेगा? टैक्स डिपार्टमेंट करेगा, कस्टम करेगा, या आपका पुलिस डिपार्टमेंट करेगा। ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं, और फिर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है इसको इन्फोर्स करना। पहले इन्वेस्टिगेशन होगा, उसके बाद चार्जशीट होगी, फिर कोर्ट में मामला जाएगा, फिर अपील होगी, फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। इस तरीके से जो प्रोसेस होता है बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। कानून के बहुत सारे मतलब हो सकते हैं। इसका एक मतलब ये भी हो सकता है कि जो हमारी
कम्युनिटी के जो कस्टम्स होते हैं, प्रैक्टिसेस होती है, ट्रेडिशंस होते हैं, उसको भी हम कानून कह सकते हैं, क्योंकि उसको सोसाइटी इन्फोर्स करती है। इसके अतिरिक्त कानून का मतलब रूल्स हो सकते हैं, या बहुत सारे जो कंडक्ट हैं जिसको हमें फॉलो करना होता है, बहुत सारे एक्शंस होते हैं जो कि किसी भी लॉ के द्वारा, किसी भी जो अथॉरिटी के द्वारा प्रेस्क्राइब किए गए हों और रिकॉग्नाइज किया गया हो, और जिसे हर सोसाइटी के मेंबर को फॉलो करना जरूरी हो, और अगर आप उसको फॉलो नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ में कार्रवाई की जा सकती है। तो वो जो भी लॉ होता है उसको एक कानूनी मान्यता रहती है, सैंक्शन रहता है, और उसको जो है रिकॉग्निशन रहती है, सबको पता रहता है कि हाँ ये लॉ है, और एक जो है उसके लिए कोई एजेंसी होती है जो कि उसको इन्फोर्स करती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो लॉ की रिक्वायरमेंट होती हैं। लॉ की उपयोगिता सबसे ज़्यादा होती है जब बहुत सारे लोग जो हैं उससे अफेक्टेड होते हैं। जब हम सोसाइटी की बात करते हैं, देश की बात करते हैं, तो वहाँ पे जो कानून है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। लेकिन जब हमें बहुत कम लोगों को डील करना हो, जैसे फैमिली मेंबर्स हैं, तो हमें स्ट्रिक्ट कानून बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम इनफॉर्मल रूल्स बना सकते हैं अपनी फैमिली के लिए, और वो रूल जो है हमारे कल्चर और ट्रेडिशन के ऊपर डिपेंड करेगा, हमारे माइंडसेट पे डिपेंड करेगा, और सब लोग मिल करके उस रूल को बनाते हैं, और सब लोग मिल करके उस रूल को फॉलो करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा हर फैमिली अलग तरीके से काम करती है, क्योंकि हर फैमिली अपने हिसाब से रूल बनाती है। अब जैसे कि मान लिया किसी घर में कोई बच्चा कोई गलती करता है, तो उसको पनिशमेंट हो सकता है, उसको समझाया जा सकता है, और ये भी हो सकता है कि उसके माँ जो है वो खुद जो है अपने को पनिश करे, उससे बात करना छोड़ दे, खाना छोड़ दे। कहने का मतलब ये होता है कि जो रूल्स होते हैं घर के अंदर, वो कोई लिख करके भी नहीं बनाए जाते, लेकिन सबको पता रहता है कि ऐसा होगा, और उसके माध्यम से जो है हमारा परिवार बहुत अच्छे तरीके से चलता है। लेकिन वो जो रूल है हम देश के लेवल पर नहीं लागू कर सकते, उसके लिए तो हमें लॉ चाहिए होता है। अब लॉ जो होते हैं अलग अलग तरीके के होते हैं। पहला जो लॉ है उसको हम कहते हैं ह्यूमन लॉ। ये जो ह्यूमन लॉ होता है वो इंसानों के द्वारा बनाया जाता है। पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर जो होती हैं, जिनको ऑथराइज किया गया है, वो लॉ बनाती हैं। डिग्री होती है, कई बार ऑर्डर होता है, ऑर्डिनेंस होता है, इन सब माध्यम से जो है वो लॉ बनाया जाता है। ये जो कानून होता है ये लोगों का जो एस्पिरेशंस रहते हैं, लोगों की जो आकांक्षाएं रहती है, उनको फुलफिल करने के लिए बनाया जाता है। क्योंकि देखिए जो आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं या एमएलएज होते हैं, उनको जनता इलेक्ट करती है, और वो जा करके जनता की इच्छा के अनुरूप ही कानून बनाते हैं। और उसके लिए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज होती हैं जिसमें सिविल सर्वेंट्स रहते हैं, जैसे पुलिस हो गया, टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, वो उस लॉ को इन्फोर्स करते हैं। इनको हम स्टैट्यूट लॉ भी कहते हैं और पॉजिटिव लॉ भी कहते हैं, क्योंकि ये लॉ जो है ब्लैक एंड वाइट में होते हैं और इंसानों द्वारा बनाए जाते हैं। दूसरे तरीके के जो लॉ होते हैं उनको नेचुरल लॉ कहा जाता है। नेचुरल लॉ का देखिए मतलब ये होता है कि वो रूल्स और प्रिंसिपल्स जो कि किसी सुप्रीम सोर्स से आ रहे हैं, समझ लीजिए किसी दैविक शक्ति से आ रहे हैं, वहां से जो चीजें आती हैं उनको हम नेचुरल लॉ कहते हैं। इसे किसी पॉलिटिकल या वर्ल्डली अथॉरिटी के द्वारा नहीं बनाया जा सकता है, जैसे कि पार्लियामेंट हो गया या कोई पॉलिटिकल पार्टी हो गई, वो नहीं बनाते हैं। ये माना जाता है कि ये तो है, नेचर में है, और बिना उसके तो सोसाइटी चल नहीं सकती है। नेचुरल लॉज जो होते हैं वो प्रियोरी के नेचर में रहते हैं, क्योंकि ये हम पहले एज्यूम करते हैं और उसके बाद में फिर हम उसको, उसका जो एविडेंस हम देखते हैं, इसीलिए उसको प्रियोरी कहा जाता है। ये इंपेरिकल से डिफरेंट होता है, क्योंकि इसमें हम कोई इंक्वायरी नहीं करते और कंक्लूजन जो है बिना किसी इंक्वायरी या ऑब्जर्वेशन के बनाते हैं। जब हम इंपेरिकल चीज़ों की बात करते हैं तो इसका मतलब वो पोस्टेरी रहता है। पोस्टेरी का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले जो है हम डेटा कलेक्ट करते हैं और उसके बेसिस पे हम इन्फ्रेंस ड्रॉ करते हैं, कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। लेकिन जो प्रायोरी होता है उसमें कोई डेटा कलेक्ट नहीं किया जाता, वो हमारे दिल से आता है, जो हमको सही लगता है कि ऐसा होना चाहिए, वो आपका नेचुरल लॉ होता है। ये जो नेचुरल लॉज होते हैं ऐसा माना जाता है कि ये सदैव रहे हैं, इटर्नल रहे हैं, और इनको कोई चेंज नहीं कर सकता है। जब से दुनिया बनी तब से ये लॉ बने हुए हैं। जैसे ग्रेविटी है वैसे ये नेचुरल लॉज माने जाते हैं। जो फिलोसोफर्स होते हैं, प्रॉफिट्स होते हैं या सेंट्स होते हैं, वो इसको महसूस करते हैं और उनसे जो है ये लॉ बनता है। ऐसा माना जाता है कि जो नेचुरल लॉज होते हैं वो इंसान के डीप, जो उसकी जो आत्मा है, वहां से आते हैं, और इसीलिए जो इनका वजूद होता है वो किसी भी मैन मेड लॉ से ज़्यादा रहता है, क्योंकि समय के हिसाब से बदलते नहीं है।
मैन मेड लॉज तो बदल सकते हैं, पार्लियामेंट कल कोई दूसरा लॉ बना सकती है, लेकिन इनको चेंज नहीं कर सकती। और इसीलिए देखिए क्या होता है कि जो हमारे बहुत महान लीडर्स हुए हैं, जैसे महात्मा गांधी हैं या नेल्सन मंडेला हैं या आपके मार्टिन लूथर किंग हैं, इन लोगों का ये मानना है कि अगर जो है जो मैन मेड लॉ है वो अगर गलत हो और नेचुरल लॉ के खिलाफ हो तो हमें उसको नहीं मानना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ नेचुरल लॉ से ऊपर नहीं हो सकती है। जैसे मान लिया कि अगर कोई कहे कि लोगों को हम अलग अलग कास्ट के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे हम कोई प्रिविलेज देंगे या प्रिविलेज डिनाई करेंगे, तो ये नेचुरल लॉ के खिलाफ होगा जिसमें कि सबको बराबर माना गया है। तो ऐसे लॉ का हमें विरोध करना चाहिए, उसका पालन नहीं करना चाहिए। तीसरे टाइप के जो लॉ होते हैं उनको डिवाइन लॉ कहते हैं या ईश्वरीय कानून कहते हैं। ये जो कानून होते हैं ये ऐसा माना जाता है कि इसको भगवान ने स्वयं कहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि सारे धर्मों में जो भी मुख्य जो स्क्रिप्चर होते हैं, जैसे वेद हो गए या आपके कुरान हो गया, आपके बाइबल हो गई, गीता हो गया, ऐसा माना जाता है कि इसको भगवान ने खुद कहा है और इसलिए उसके अंदर हम कोई चेंज नहीं कर सकते हैं और वो भगवान के शब्द माने जाते हैं। इसमें बहुत सारी कॉमन चीज़ें होती हैं, जैसे लव है, कॉम्पेशन है, फॉरगिवनेस है, गरीबों की सेवा करना है, चैरिटी है, दान देना है। ये सारे धर्मों में आपको कॉमन मिलेंगे, लेकिन धर्मों में कुछ बहुत वाइटल डिफरेंस भी होते हैं। जैसे कि अगर हम इस्लाम की बात करें तो वहाँ शराब पीना गुनाह है, जबकि क्रिश्चियनिटी में अलाउड है। उसी तरीके से अगर आप मूर्ति पूजा करते हैं तो इस्लाम और जो आपका जूज रिलीजन है, जूडिज्म है, उसके हिसाब से गलत है, लेकिन हिंदुइज्म में सबसे ज़्यादा लोग भगवान की उपासना मूर्ति के द्वारा ही करते हैं। तो इस तरीके से इसमें डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, लेकिन इसके अंदर कॉमन पॉइंट होते हैं। मेन चीज़ ये है कि इसको हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये भगवान के द्वारा बनाए गए माने जाते हैं। चौथे जो लॉ होते हैं उनको हम लॉ ऑफ रीजन कहते हैं, जो तर्क के माध्यम से कानून बनाए जाते हैं। ये जो कानून होते हैं उनको हम लॉजिक और रीजन से डिस्कवर करते हैं और इसीलिए इनको हम लॉ ऑफ रीजन कहते हैं। जैसे कि इमैनुअल कांत जो हैं, उन्होंने कैटेगोरिकल इंपेरेटिव बनाए, जिसके अंदर बहुत सारे मॉरल लॉ बनाए गए, जैसे कि आप चोरी ना करो, झूठ ना बोलो, जो कि प्योरली रीजन पे बेस्ड थे। और उन्होंने बताया कि अगर सब लोग इसको फॉलो करें तो किस तरीके से सोसाइटी आगे बढ़ सकती है, किस तरीके से हम एक अच्छी सोसाइटी बना सकते हैं। अब ये जो कानून है ये इस बेसिस पे बनाए जाते हैं कि जिन कानून से ये दुनिया चल सकती है। जैसे कि अगर हम ये कहें कि सब लोग अगर झूठ बोलें तो दुनिया नहीं चल सकती है, लेकिन सब लोग सच बोलें तो दुनिया चल सकती है। तो इनको हम रैशनल बेसिस से प्रूफ करते हैं, लॉजिक के बेसिस पे प्रूफ करते हैं। और ये जो है, जो आदमी का जो एक रैशनल थिंकर है, जो रैशनल नेचर है, वहां से आता है और इसीलिए पूरा यूनिवर्सल रहता है। पूरी दुनिया का कोई भी ऐसा देश नहीं है, कोई भी ऐसी सोसाइटी नहीं है जहां पे झूठ बोलना लॉ हो या जहां पे चोरी करना लॉ हो, क्योंकि ये लॉजिकल है, ये रैशनल बेसिस पे डिराइव किया गया है। लेकिन इनको जब हम इस्तेमाल करते हैं तो कई बार स्पेसिफिक केसेस में डिफिकल्टी आ सकती है। जैसे कि मान लिया अगर हम झूठ ना बोलें और सच बोलें और सच बोलने से किसी की जान चली जाए, तो क्या करना चाहिए? क्या हमें सच बोलना चाहिए चाहे कोई जिए या मरे, या शायद ऐसी सिचुएशन में झूठ बोलना उचित रहेगा अगर उससे किसी की जान बचती है? तो इस तरीके से कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशन आ सकती हैं जबकि ये लॉ हमें ब्रेक करना पड़े। अदरवाइज ये जो लॉ होते हैं वो रैशनल होते हैं, लॉजिकल होते हैं और सारी दुनिया में लोग इनको मानते हैं। पांचवें तरीके के जो लॉ होते हैं इनको हम मॉरल लॉ कहते हैं, नैतिक कानून। ये जो मॉरल लॉ होते हैं ये हमारे जो मॉरलिटी है उसके ऊपर बेस्ड रहते हैं और इनका जो सोर्स होता है वो हमारी अंतरात्मा की आवाज़ रहती है, कॉन्शियस रहता है, जो हमेशा हमें सही रास्ते पे ले जाता है और गलत रास्ते पे चलने से रोकता है। हम अंतरात्मा की आवाज़ की वजह से एक डायरेक्शन में पुल किए जाते हैं। हमारा जो एक्शन है वो एक डायरेक्शन में होना चाहिए। हम कोई दूसरे गलत रास्ते पे चलना चाहते हैं तो चाहे हमारी जितनी भी इच्छा हो, हमें ये पुल करता है, हमें खींचता है उस गलत रास्ते पे जाने से। ऐसा नहीं कि हम गलत काम करना नहीं चाहते, लोगों के अंदर लालच होता है, करप्शन करना चाहते हैं, इमोरल चीज़ें करना चाहते हैं, लेकिन ये जो मॉरल लॉज हैं वो कहते हैं नहीं, ये काम ना करो, और वो हमें पुल करते हैं ताकि हम गलत रास्ते पे ना चल पाए। इनको कई बार हम वॉइस ऑफ कॉन्शियस कहते हैं, अंतरात्मा की आवाज़ कहते हैं। कई बार इसको लोग भगवान की भी आवाज़ मानते हैं। गांधी जी इसको मानते थे कि उनके
ईश्वर की आवाज़ होती है जो आपके आत्मा से आती है। कुछ लोग ऐसा नहीं मानते। जैसे कांत का ये कहना था कि जो भी मॉरल लॉज होते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि हम जब रैशनल थिंकिंग करते हैं और फ्री थिंकर होते हैं तब हम मॉरल रास्ते पे चलते हैं। मतलब कि जो मॉरल जो रास्ता है वो इसलिए नहीं है कि वो ईश्वर से मैसेज आ रहा है, बल्कि इसलिए है क्योंकि हम रैशनल है। जैसे कि अगर मान लिया हम करप्शन करते हैं तो इसलिए हमारा जो विवेक है हमको रोकता है कि अगर पकड़े गए तो हमें उसकी सजा होगी। उसी तरीके से अगर हम कोई इमोरल एक्ट करते हैं तो हमारा रैशनल माइंड कहता है मत करो, नहीं तो तुम्हारी सारी इज्जत खत्म हो जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि कांत का यह मानना था कि ये जो मॉरल लॉज होते हैं उनकी सोर्स रैशनल है, वो कोई डिवाइन नहीं है। लेकिन चाहे हम उसको ईश्वरीय माने, चाहे हम उसको अंतरात्मा की आवाज़ माने, चाहे उसको रैशनल माने, ये फैक्ट है कि ये जो मॉरल लॉज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सोसाइटी को सही रास्ते पे ले जाते हैं। और जिस सोसाइटी में लोग मॉरल रहते हैं वो सोसाइटी बेहतरीन सोसाइटी होती है। तो दोस्तों, इन सब के बारे में हम आगे भी अपना डिस्कशन जारी रखेंगे और आगे के जो क्लासेस हैं उसमें हम और इसके बारे में जानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हम इस चैप्टर में सीख रहे हैं कि किस तरीके से जो लॉ होता है, जो कानून होता है और जो कॉन्शियस होता है या हमारी जो अंतरात्मा होती है वो किस तरीके से हमें एथिकल पाथ पे लेके चलती है, सही रास्ते पे लेके चलती है। तो आज हम इसी श्रृंखला में जानेंगे कि जो लॉ होता है या जो कानून होता है उसको हम अलग अलग तरीके से कैसे क्लासीफाई करते हैं और अलग अलग टाइप के कानून का मतलब क्या होता है। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि कितने टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं। ब्रॉडली जो है हम लॉ को 5 कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला है पब्लिक एंड प्राइवेट लॉ, दूसरा सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ, तीसरा सब्सटेंटिव एंड प्रोसीजरल लॉ, चौथा डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लॉ और पांचवा रिटन एंड अनरिटन लॉ। तो चलिए इसके बारे में आगे हम जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पब्लिक और प्राइवेट लॉ के बारे में बात करेंगे। पब्लिक लॉ, जैसा कि आपको नाम से लगता है कि जिसमें आम पब्लिक जो है वो जिससे इफेक्ट हो उसको हम पब्लिक लॉ कहते हैं, या जो पब्लिक डोमेन में हो उसको हम पब्लिक लॉ कह सकते हैं। तो इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो क्या है? पब्लिक लॉ जो है लॉ का ऐसा एस्पेक्ट है जो कि रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट, स्टेट का मतलब नेशन यहाँ पे है, कि जो अलग अलग राज्यों के बीच में या राष्ट्रों के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको डील करता है, और जो सिटीज़न है और उसका जो रिलेशनशिप है जो आपका स्टेट या कंट्री के साथ में है उसको डील करता है। इसको अगर हम दूसरे शब्दों में समझें तो ये जो है रिलेशनशिप एक हाई पार्टी या हायर पार्टी और एक लोअर पार्टी के बीच में होती है। ये जो हायर पार्टी है वो है स्टेट या कंट्री और जो लोअर पार्टी है वो है आपका सिटीज़न। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हायर पार्टी लॉ बनाएगी उसको लोअर पार्टी को फॉलो करना पड़ेगा, उसके पास में कोई ऑप्शन नहीं है। तो लॉ बनाती है इसमें हायर पार्टी और फॉलो सभी सिटीजन्स को उसमें करना पड़ता है। अब जैसे इसमें एग्जांपल्स के तौर पे जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हो गया, क्रिमिनल लॉ हो गया, इंटरनेशनल लॉ हो गया, ये सारे जो लॉज हैं वो स्टेट के द्वारा बनाए जाते हैं और उसको सारे सिटीजन्स को फॉलो करना होता है। दूसरी कैटेगरी जो होती है जिसको हम कहते हैं प्राइवेट लॉ, ये जो है जो प्राइवेट सिटीजन्स हैं उनके बीच के रिलेशनशिप को डील करता है। ये भी स्टेट बना सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बेसिकली ये जो लॉज होते हैं ये दो सिटीजन्स आपस में कैसे इंटरेक्ट करेंगे उसको डील करता है। इसके एग्जांपल्स में जैसे लॉ ऑफ टॉर्ट्स है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, लॉ ऑफ ट्रस्ट है, ये सारे के सारे इस कैटेगरी में आते हैं। अब हम बात करते हैं सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ की बात। सिविल लॉ बेसिकली वो एस्पेक्ट होता है लॉ का जिसमें कि सिटीजन्स के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको डील करता है, और किस तरीके से अगर कोई सिटीजन जो है दूसरे को नुकसान पहुंचाता है या किसी सिटीजन का राइट जो है उसको नुकसान पहुंचाया जाता है तो किस तरीके से उसको रेमेडी प्रोवाइड की जाएगी। इसमें जो एग्जांपल्स हैं जैसे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स है, फैमिली लॉज है, ये सब चीज़ें हैं। मतलब कि जैसे मान लिया हमने एक कॉन्ट्रैक्ट किया और उसको फुलफिल नहीं किया तो क्या होगा, अगर हमने किसी का नुकसान किया तो कैसे हमें उसको नुकसान की भरपाई करना पड़ेगा, ये लॉ ऑफ टॉर्ट्स में आता है। इसी तरह फैमिली लॉज हैं। ये बेसिकली सिटीजन्स का जो प्राइवेट स्पेस है, कैसे एक सिटीजन दूसरे सिटीजन के साथ बिहेव करेगा, इस एस्पेक्ट को डील करता है।
तो नॉर्मली ये उतने स्ट्रिक्ट नहीं होते हैं, लेकिन जब कोई आदमी ऐसा काम करे, भले ही वो किसी दूसरे सिटीजन के खिलाफ करे, लेकिन उसका इम्प्लीकेशन किसी एक व्यक्ति पे ना हो के पूरे देश पे हो, बहुत लोगों पे हो, समाज पे हो, तो उसको हम कहते हैं बेसिकली क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ जो है वो एक सोसाइटी के क्राइम को रेगुलेट करता है, और इसमें उन एक्ट को हम पनिश करते हैं जिसके लिए हम मानते हैं कि सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। अब जैसे रेप है, रेप किसी इंडिविजुअल का ही नुकसान नहीं है, पूरी सोसाइटी में एक तरीके से उसका इम्पैक्ट पड़ता है। मर्डर है, थेफ्ट है, डकैती है, तो ऐसे करके जो बहुत सीरियस टाइप के जो ऑफेंसेस होते हैं वो जो है क्रिमिनल लॉ के दायरे में आते हैं। एग्जाम्पल्स जैसे आपका आईपीसी, सीआरपीसी, एनडीपीएस एक्ट जो है नारकोटिक ड्रग्स से रिलेटेड है, तो ये सारे जो लॉज हैं ये बेसिकली क्रिमिनल लॉ के डोमेन में आते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि जब कोई भी सिविल लॉ का वायलेशन होता है तो उस पर फाइन और पेनल्टी लगाई जाती है, लेकिन जब किसी ने क्रिमिनल लॉ का वायलेशन किया तो उसको अरेस्ट किया जा सकता है, उसको जेल भी भेजा जा सकता है। फाइन पेनल्टी भी उस पर लगेगी, लेकिन उसको जेल में भी भेजने का प्रोविज़न होता है। तो इस तरीके से मान लिया कि किसी व्यक्ति ने जो है मर्डर किया तो उसको अरेस्ट करके जेल भेजा जा सकता है, और यहाँ तक कि उसको मौत की भी सज़ा हो सकती है। अब हम थर्ड कैटेगरी ऑफ लॉ की बात करते हैं, ये होता है सब्सटेंटिव और प्रोसीजरल लॉ। देखिए सब्सटेंटिव लॉ क्या होता है। सब्सटेंटिव लॉ जो है वो मेन बॉडी जो लॉ की होती है उसको हम सब्सटेंटिव लॉ कहते हैं, जिसके अंदर जो मेन प्रोविजंस होते हैं कि जैसे कि अगर क्या चीज़ करेंगे तो वो क्रिमिनल ऑफेंस होगा या कोई ऑफेंस होगा, और अगर आपने कोई ऑफेंस किया तो उसका क्या पनिशमेंट होगा, इस तरीके की जो बातें होती हैं ये बेसिकली सब्सटेंटिव लॉ के अंदर आती हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स में अगर हम बात करें तो जैसे इंडियन पीनल कोड है वो आता है कि कोई अगर मर्डर करता है तो उसको क्या सज़ा मिलेगी, ये सारी चीज़ें उसके अंदर जिक्र रहता है। लेकिन जब हम किसी को सज़ा देते हैं तो हमें कुछ प्रोसीजर्स को फॉलो करना होता है। उसके लिए जो लॉ होता है उसको हम कहते हैं प्रोसीजरल लॉ। प्रोसीजरल लॉ जो है बेसिकली उस प्रोसेस के बारे में बात करता है जो कि कोर्ट्स को फॉलो करना चाहिए जब भी हम कोई सब्सटेंटिव लॉ को इन्फोर्स करते हैं। जैसे ठीक है, किसी ने मर्डर किया, उसके लिए मान लिया उसको जेल होनी है 10 साल की, तो ऐसा नहीं कि उसको सीधा आप जेल भेज देंगे, उसके लिए एक प्रोसेस है। उसको अरेस्ट किया जाएगा, इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, चार्जशीट फाइल की जाएगी, कोर्ट उसको सज़ा सुनाएगा, उसके बाद में हाई कोर्ट जा सकता है, फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो इस तरीके से उसको एक अपील की व्यवस्था की गई है। तो ये जो सारे के सारे प्रोसीजर्स होते हैं ये बेसिकली प्रोसीजरल लॉ के तहत आते हैं, और इसका एग्जाम्पल है जैसे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड या सीआरपीसी। अब हम चौथे कैटेगरी पे आते हैं जिसको हम कह सकते हैं डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लॉ। देखिए जो डोमेस्टिक लॉ होते हैं वो कंट्री बनाता है, देश बनाता है जिस देश में आप रहते हैं, और उसका जो असर होता है या जो उसका जुरिस्डिक्शन होता है उसी देश के लोगों पे रहता है। अब जैसे कि मान लिया कोई लॉ बनता है, मान लिया कोई कस्टम्स लॉ बन गया, इनकम टैक्स लॉ बन गया, कोई भी लॉ बन गया, आईपीसी, सीआरपीसी, ये जो लॉज हैं ये इंडिया में ही वैलिड होंगे। इसको आप पाकिस्तान में, अमेरिका में या रूस में अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसीलिए इनको हम कहते हैं डोमेस्टिक लॉ। जैसे कि आईपीसी हो गया, कस्टम एक्ट हो गया, सेंट्रल जीएसटी एक्ट हो गया, ये सारे के सारे जो एक्ट हैं इनका जो जुरिस्डिक्शन होता है वो लोकल जुरिस्डिक्शन होता है, डोमेस्टिक जुरिस्डिक्शन होता है। इसके अलावा जो दूसरे टाइप के लॉ होते हैं वो होते हैं इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ जो है वो अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में एक रिलेशनशिप बनाते हैं। एक ऐसा लॉ जिसको कि एक से ज़्यादा कंट्री जब फॉलो करते हैं तो उसको हम इंटरनेशनल लॉ कहते हैं। इंटरनेशनल लॉ जो है अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में होता है, और उससे जो है अलग अलग कंट्रीज़ जो होते हैं उनके रिलेशनशिप को उससे गवर्न किया जाता है कि अलग अलग जो इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं कैसे आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे, कैसे जो है कुछ बेसिक रूल्स को फॉलो करेंगे, उनको हम बेसिकली कहते हैं इंटरनेशनल लॉ। ये नॉर्मली क्या होता है, ट्रीटी के फॉर्म में होता है या कोई इंटरनेशनल कन्वेंशन के फॉर्म में होता है, जिसमें कि जो कंट्री के हेड होते हैं वो ट्रीटी साइन करते हैं, या कोई इंटरनेशनल फोरम होता है जैसे WTO हो गया, WCO हो गया, वहाँ पर कंट्रीज़ एक कोई इंटरनेशनल कन्वेंशन पे एग्री करते हैं, और इस तरीके से वो इंटरनेशनल लॉ बनता है। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे लें तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है ये एक इंटरनेशनल लॉ है। इंडिया ने भी साइन किया है, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ ने साइन किया है, और इस तरीके से ये एक इंटरनेशनल लॉ है जो कि सारे कंट्रीज़ को फॉलो करना चाहिए। अब कोई भी जो इंटरनेशनल लॉ होता है वो अपने मन से एग्जिस्टेंस में नहीं आता है कि प्राइम मिनिस्टर गए या प्रेसिडेंट गए, साइन कर दिया, वो लॉ बन गया, ऐसा नहीं होता है। वो जो इंटरनेशनल लॉ होता है उसको जो लोकल पार्लियामेंट है
उसको अप्रूव करना होता है, लोकल जो लेजिस्लेचर है उसको पास करना होता है, उसको अप्रूव करना होता है, तभी जाकर के वो इंटरनेशनल लॉ उस देश में लागू होता है। अब हम पांचवें कैटेगरी की लॉ की बात करते हैं, जिसको हम कहते हैं रिटन एंड अनरिटन लॉ। रिटन का मतलब जो लिखा हुआ लॉ है, अनरिटन का मतलब जो लिखा हुआ लॉ नहीं है। देखिए, जो रिटन लॉ होते हैं वो ऐसे लॉ होते हैं जो कि बाकायदा जो लेजिस्लेचर होती है, चाहे वो पार्लियामेंट हो चाहे स्टेट लेजिस्लेचर हो, वो प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके उसको पास करें, उसको हम रिटन लॉ कहते हैं। और जो अनरिटन लॉ होते हैं वो ऐसे होते हैं जिसको कि कोई भी लेजिस्लेचर पास नहीं करती है। अब अनरिटन जो लॉज होते हैं वो बेसिकली दो कैटेगरीज में आते हैं, एक होता है कस्टमरी लॉ, दूसरा होता है केस लॉ। कस्टमरी लॉ जो होते हैं वो किसी भी जगह के कल्चर ट्रेडिशन पे बेस करते हैं और जनरली उसको लिखा नहीं जाता है। जैसे कि बहुत सारे ट्राइबल्स होते हैं, उनकी अपनी पद्धतियाँ होती हैं, बहुत सारी शादी ब्याह होते हैं, उनके लोकल कल्चर होते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए जो लॉज होते हैं उनको हम कस्टमरी लॉ कहते हैं। इसके अलावा जो अनरिटन लॉ होते हैं उनको हम केस लॉ कहते हैं। जो केस लॉ होते हैं वो बेसिकली जो कोर्ट्स होती हैं, जैसे हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, या आपके जो ट्राइब्यूनल्स होते हैं, वो जो जजमेंट देते हैं, वो जो जजमेंट होता है वो अपने में एक लॉ बन जाता है, क्योंकि वो जो जजमेंट होता है वो ज्यूरिसडिक्शन में सभी को फॉलो करना पड़ता है। तो उनको हम बेसिकली केस लॉ कहते हैं। ये रिटन फॉर्म में होता है, डॉक्यूमेंट भी होता है, लेकिन फिर भी हम इसको अनरिटन लॉ कहते हैं क्योंकि ये पार्लियामेंट से पास नहीं होता है। अब आपको ये जानना होगा कि जो भी ज्यूरिसडिक्शन होता है ट्राइब्यूनल का, हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का, उसके अंदर वो वैलिड रहता है। जैसे कि मान लिया किसी स्टेट की जो हाई कोर्ट है उसने अगर कोई ऑर्डर पास किया तो वो उस पूरे स्टेट के लिए वैलिड रहेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पास किया तो पूरे इंडिया के लिए वैलिड रहेगा। तो इस तरीके से दोस्तों आज हमने जाना कि जो लॉज होते हैं उनको हम अलग अलग तरीके से कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने ये जो लेसन अच्छी तरीके से समझा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आदमी सही रास्ते पे जब चलता है तो उसमें कानून का और उसकी जो अंतरात्मा होती है, जो कॉन्शियस होता है, उन दोनों का रोल रहता है और दोनों की मदद से जो सोसाइटी है वो सही रास्ते पे चलती है। तो लॉ हमें कैसे सही रास्ते पे ले जाता है, कितने टाइप के लॉज होते हैं, ये सब हमने पहले सीखा हुआ था। आज हम बात करेंगे किस तरीके से जो कॉन्शियस है, हमारी जो अंतरात्मा है, वो हमें सही रास्ते पे ले जाती है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्शियस के बारे में। ये जो कॉन्शियस होता है या जो हमारी अंतरात्मा होती है, ये हमारे दिमाग का वो हिस्सा है, वो फैकल्टी है जो हमें मोटिवेट करती है कि हमें सही रास्ते पे चलना चाहिए, मॉरल पाथ को फॉलो करना चाहिए। और क्या चीज़ जो मॉरल होता है, वो हमारे अंदर से जो आवाज़ आती है या जो हमारे बहुत डीप व्यूज़ होते हैं, जो हमारे जो वैल्यूज़ होते हैं, उसके बेसिस पे वो आवाज़ आती है। ये जो शब्द है कॉन्शियस, ये बेसिकली लैटिन वर्ड से आता है कॉन्शियंसिया, जिसका मतलब होता है प्रिविटी ऑफ नॉलेज, कि जो ज्ञान जो कि आपका प्राइवेट ज्ञान है, जो आपके अंदर से आता है। ये जो कॉन्शियस होता है ये बेसिकली एक अंदर की एक फीलिंग होती है जो कि हमें गाइड करती है कि हमें सही रास्ते पे चलना चाहिए और बुरे रास्ते पे चलने से बचना चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए। तो जब भी हम कोई गलत काम करना चाहते हैं तो अंतरात्मा की आवाज़ हमें रोकती है वो काम करने से, और जब हम कोई अच्छा काम करना चाहते हैं तो अंतरात्मा की आवाज़ हमें सपोर्ट करती है उस अच्छा काम को करने के लिए। इसीलिए जो अंतरात्मा होती है इसको कई बार वॉइस ऑफ गॉड भी कहा जाता है कॉन्शियस को, उसको कई बार आत्मा की आवाज़ भी कहा जाता है, वॉइस ऑफ सोल कहा जाता है। और काफ़ी लोग जो है इसको एक बहुत ही रिलायबल गाइड मानते हैं कंडक्ट का। जैसे कि महात्मा गांधी थे, वो जब भी कोई महान काम करते थे, कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते थे, तो उसके पहले वो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनते थे, और जब उनकी अंतरात्मा जो है उस चीज़ को अप्रूव करती थी तभी जो है वो काम करते थे। अब ये जो कॉन्शियस होता है ये आता कहाँ से है, इस बारे में दो तरीके की थ्योरीज हैं, दो मत हैं। जो पहली थ्योरी है वो होती है इंट्यूशनलिज्म। इसका मतलब ये है कि जो अंतरात्मा की आवाज़ होती है, जो अंतरात्मा होती है, कॉन्शियस होता है, वो अंदर से आता है, इट इज़ इंटरनल, और ये हमें इंट्यूशन से पता चलता है क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। जबकि एम्पिरिसिज्म जो है वो हमें ये कहता है कि ये जो कॉन्शियस होता है ये हमारी ज़िंदगी का जो एक्सपीरियंस है, जो हमने ज़िंदगी में झेला है, जो समझा है, उसका एक निचोड़ है। तो जिस तरीके के एक्सपीरियंसेस हमारे पहले रहे हैं उसी तरीके से हमारी जो कॉन्शियस होती है डेवलप होती है।
मान लिया कि अगर आपका किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ में या पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के साथ में एक बुरा एक्सपीरियंस रहा, तो आपको ये ऐसी फीलिंग आएगी कि जब भी उस तरीके के लोगों से मिलेंगे आपको लगेगा आप कोई गलत काम कर रहे हैं। किसी आदमी ने ज़िंदगी में कभी मीट नहीं खाया, अगर उसको मीट खिला दिया जाए तो उसको बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसने कभी नहीं खाया, उसको शुरू से बताया गया मीट खाना बहुत बुरी चीज़ है। लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति है जो मीट खाता है तो उसको बुरा नहीं लगेगा। जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनके क्या क्या व्यूज़ होते हैं कॉन्शियस के बारे में। जो बिहेवियर साइंटिस्ट होते हैं ये मानते हैं कि जो हमारी जो कॉन्शियस होती है वो जो सोशल स्टिमुली है, जो सोसाइटी के साथ हम इंटरेक्ट करते हैं, सोसाइटी के साथ जो हमारे इंटरेक्शन होते हैं, उस पे जो हमारे रिएक्शंस रहते हैं, उससे जो हम सीखते हैं, उससे वो डेवलप होता है। अब जैसे सोसाइटी में आपको कोई कुछ किसी ने कुछ कहा और आपने उसका एक जवाब दिया, आपने उसको रिएक्ट किया, तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंस रहा? क्या वो कॉन्सिक्वेंस ऐसा था जिससे कि आपको सफलता मिली, आपके संबंध बेहतर हुए? अगर उससे सफलता मिली तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, और अगर आपको असफलता मिली हुई और रिलेशनशिप ख़राब हो गया तो उसको कम से कम करेंगे। तो इस तरीके से हम अपने एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं सोसाइटी में, और वो कॉन्शियस हमारे अंदर धीरे धीरे करके डेवलप होता चला जाता है। जो बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं फ्रूड, उनका ये कहना है कि ये जो कॉन्शियस होता है सुपर ईगो की तरह होता है, और ये बचपन से हमारे अंदर बनता है। जो मॉरल वैल्यूज़ हमें पेरेंट्स सिखाते हैं, क्योंकि पेरेंट्स कुछ चीज़ों को अप्रूव करते हैं, कुछ चीज़ों को पनिश करते हैं। तो जिन चीज़ों के लिए पनिश करते हैं हमें लगता है वो चीज़ें गलत हैं, और जिन चीज़ों को अप्रूव करते हैं वो चीज़ें हमें सही लगती हैं। जैसे पेरेंट्स कहते हैं कि भाई आप सच बोलो, अगर आप सच बोलते हैं तो पेरेंट्स उसको अप्रिशिएट करते हैं, और अगर आप झूठ बोलते हो तो पेरेंट्स आपको पनिश करते हैं। तो इस तरीके से हमारे दिमाग में बात बैठ जाती है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोलना गलत है। तो इस तरीके से जब हम किसी भी माहौल में बड़े होते हैं तो हम चीज़ों को इंटरनलाइज कर लेते हैं। जो भी चीज़ें हमें प्रोहिबिट की जाती हैं, मना की जाती हैं, या जिस चीज़ों के लिए हमें क्रिटिसाइज़ किया जाता है, कंडेम किया जाता है, या जिन चीज़ों के लिए हमें कहा जाता है चीज़ें नहीं करनी चाहिए, शर्मसार करने वाली चीज़ें हैं, जिसके लिए हमें इनहिबिशन डेवलप किया जाता है, वो चीज़ें हमें गलत लगने लगती हैं, और फिर जो है हम उन चीज़ों को करने से बचते हैं। और इसीलिए जो सुपर ईगो का ये जो पार्ट होता है, इसको हम कहते हैं कॉन्शियस या अंतरात्मा। तो कहने का मतलब ये होता है कि ये जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि कहीं डिवाइन से ये कॉन्शियस नहीं आता है, बल्कि आपके अंदर से कॉन्शियस आता है, और वो आप बचपन से जो चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं वहीं से डेवलप होता है। अब हम बात करते हैं अलग अलग टाइप के कॉन्शियस की। पहला जो कॉन्शियस होता है उसको हम कहते हैं एंटीसीडेंट कॉन्शियस। ये कॉन्शियस का मतलब होता है कि ऐसा कॉन्शियस जो कि हमें पहले से अंदाजा होता है कि ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है, और ये कॉन्शियस होता है हमें ये हेल्प करता है किसी भी काम को करने के लिए, कि अगर हम काम करते हैं तो हमें पहले से ऐसा लगता है कि ये काम गलत है और उस काम को हम नहीं करते हैं, या फिर ये काम अच्छा है और उस काम को करते हैं। तो इसको हम कहते हैं एंटीसीडेंट कॉन्शियस। दूसरे टाइप के कॉन्शियस को कहते हैं हम कॉन्सिक्वेंट कॉन्शियस। कई बार क्या होता है कि हम बहुत सारी चीज़ें कर जाते हैं, उस समय हमें बुरी नहीं लगती हैं, लेकिन जब वो चीज़ हो गई तो उसके बाद में क्या होता है कि हमारा कॉन्शियस हमको पिंच करने लगता है। आपने झूठ बोल दिया, मजाक मजाक में झूठ बोल दिया, या कोई धोखा दे दिया, उस समय आपको नहीं पता चलता है कि उसका क्या इम्पैक्ट है, लेकिन बाद में आपका कॉन्शियस आपको लगातार पिंच करता है। उसको हम कहते हैं बेसिकली कॉन्सिक्वेंट कॉन्शियस। इसमें क्या होता है, अगर हमने कोई अच्छा काम किया तो बड़ी अच्छी फीलिंग आती है, और अगर हम कोई बुरा काम करते हैं तो हमें बड़ी बुरी फीलिंग आती है, हम गिल्टी महसूस करते हैं और अनहैप्पीनेस महसूस करते हैं। इसको हम कहते हैं बेसिकली कॉन्सिक्वेंट कॉन्शियस। थर्ड होता है करेक्ट कॉन्शियस। करेक्ट कॉन्शियस का मतलब ये होता है, ये जो कॉन्शियस होता है हमें ये बताता है कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है, और जो चीज़ सही है उसको हम सही मानते हैं, जो चीज़ वाकई में गलत है उसको हम गलत मानते हैं। तो जब जो चीज़ें वाकई में गलत हैं वो हमें भी गलत लगें, वाकई में सही हमें भी सही लगें, तो वो होता है करेक्ट कॉन्शियस। इसके विपरीत इरोनियस कॉन्शियस होता है। इरोनियस कॉन्शियस का मतलब होता है कि जब हमारा जजमेंट इस टाइप का हो जाए कि जो बुरी चीज़ें हों वो हमें अच्छी लगने लगें और अच्छी चीज़ हमें बुरी लगने लगें, तो वो जो चीज़ होती है उसको हम कहते हैं एरोनियस कॉन्शियस। तो जब हमारा माइंड परवर्ट हो जाता है, जब हम बहुत सारे गंदे काम करने लगते हैं, बुरे काम करने लगते हैं, तो हमें बुरी चीज़ें अच्छी लगने लगती हैं, अच्छी चीज़ें बुरी लगने लगती हैं, और इस तरीके से वो एरोनियस कॉन्शियस हो जाता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट कॉन्शियस उसको हम कहते हैं कई बार सर्टेन कॉन्शियस। सर्टेन कॉन्शियस का मतलब होता है कि जब भी हमारे दिमाग में क्लैरिटी रहती है कि हाँ ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, कोई डाउट नहीं है, जो चीज़ गलत है तो है, जो चीज़ सही है तो है, तो उसको हम कहते हैं सर्टेन कॉन्शियस, क्योंकि एक सर्टेनिटी है। वहीं पे आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, उनको बड़ा डाउट रहता है कि ये सही है कि गलत है, वो डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे टाइप के जो कॉन्शियस होते हैं, जो हमें पता ही नहीं रहता कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, उसको हम कहते हैं डाउटफुल कॉन्शियस।
इस तरीके के जो लोग होते हैं जिनके अंदर डाउटफुल कॉन्शियस रहता है, वो डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, और इसलिए वो सही रास्ते पे नहीं चल पाते हैं। नेक्स्ट टाइप का कॉन्शियस, इसको हम कहते हैं लैक्स कॉन्शियस। लैक्स कॉन्शियस का मतलब क्या होता है कि जब हमें कोई बुरी चीज़ में कोई बुरी चीज़ दिखती नहीं है, मतलब कि किसी ने कोई गलत काम कर दिया, करप्शन कर दिया, मर्डर कर दिया, रेप कर दिया, या आपने कोई गलत काम कर दिया जो कि बहुत ही घिनौना काम है, सिनफुल काम है, लेकिन हमें उसमें कोई कमी नज़र नहीं आती है, हमें वो चीज़ बुरी नहीं लगती है, तो उसको हम कहते हैं लैक्स कॉन्शियस। और लैक्स कॉन्शियस बेसिकली तब होता है जबकि हम बुरे काम को लगातार करते रहते हैं और जो हमारी अंतरात्मा की आवाज़ है उसको हम इग्नोर करते रहते हैं। जैसे कोई आदमी अगर करप्शन करता है तो शुरू में उसको बहुत बुरा लगता है, लेकिन अगर वो बार बार करता रहेगा तो अंतरात्मा जो है वो शांत हो जाती है। फिर क्या होता है कि जब ऐसी चीज़ें होती रहती हैं चारों तरफ, तो उसको पता भी नहीं लगता, उसको कोई बुरी फीलिंग नहीं आती। अगली कैटेगरी जो है वो है स्क्रूपुलस कॉन्शियस की। स्क्रूपुलस कॉन्शियस का मतलब होता है ऐसा कॉन्शियस जबकि कोई चीज़ गलत नहीं हो तब भी हमें उसमें गलत नज़र आता है। कहने का मतलब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको हर चीज़ में गलती नज़र आती है, तो कोई चीज़ सही भी है तो भी उनको उसमें कुछ ना कुछ गलती ही नज़र आती है। उसको हम कहते हैं स्क्रूपुलस कॉन्शियस, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्क्रूटनी करते हैं हर चीज़ों की। तो चलिए हम बात करते हैं आगे कि कैसे ये जो कॉन्शियस है वो एक्ट करती है, और इसके लिए हम जानते हैं अंतरात्मा की आवाज़ के बारे में या वॉइस ऑफ कॉन्शियस के बारे में। देखिए, जो अंतरात्मा की आवाज़ होती है ये हमारे सोशल कंडीशनिंग का नतीजा होती है, इसको कि हम कहते हैं लर्नेड इंस्टिंक्ट होती है। देखिए, एक तो हमारी बेसिक इंस्टिंक्ट होती है जो सारे जानवरों के अंदर भी होती है, जो कि पैदाइशी होती है, जो कि हर लिविंग बीइंग के अंदर होती है। लेकिन जब हम बचपन से कुछ चीज़ों को सीखते हैं तो वो हमारी लर्नेड इंस्टिंक्ट बन जाती है, मतलब ऑटोमेटिक रिएक्शन उससे होता है। जैसे लाइंग इज़ बैड, अब ये बचपन से हमें सिखाया जाता है कि भाई झूठ बोलना खराब है, झूठ बोलना खराब है, तो हमारे दिमाग में बात बैठ जाती है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसको हम कहते हैं वॉइस ऑफ कॉन्शियस, क्योंकि जब भी हम झूठ बोलते हैं तो हमें अंदर से आवाज़ आती है झूठ मत बोलो। कई बार क्या होता है कि जो कॉन्शियस हमारा होता है वो रीज़न पे बेस्ड रहता है, मतलब कि उसके पीछे अंतरात्मा की आवाज़ से ज़्यादा लॉजिक वहाँ पे काम करता है, और वो हमें बताता है कि भाई ये काम मत करो क्योंकि इसका कॉन्सिक्वेंस बहुत बुरा हो सकता है। जैसे कि मान लिया कोई व्यक्ति है, वो अपने पति या पत्नी को चीट कर रहा है, तो उस सिचुएशन में क्या है कि उसको पता है कि अगर वो चीज़ पकड़ा गया तो उसकी पत्नी उसको छोड़ देगी या उसका पति छोड़ देगा, डिवोर्स हो जाएगा, सोसाइटी में बदनामी होगी, बच्चे भी उसको शायद ना पसंद करें। तो इस तरीके से उसके कॉन्सिक्वेंस इतने भयावह होते हैं कि वो उस काम को नहीं करता है। उसी तरीके से कोई आदमी जब करप्शन के लिए ब्राइब एक्सेप्ट कर रहा होता है तो उस सिचुएशन में क्या होती है, उसको ये पता होता है कि अगर पकड़े गए तो जेल जाएंगे, अरेस्ट हो जाएंगे, बदनामी होगी, तो उस डर से वो बुरा काम नहीं करता है। ऐसा नहीं कि अंतरात्मा की आवाज़ से नहीं करता है। अगर मान लिया ऐसा कानून बन जाए कि उसको सज़ा ना ही हो करप्शन की, तो शायद उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरीके की चीज़ें ऐसी हैं कि जो बेसिकली रीज़न के बेसिस पे या लॉजिक के बेसिस पे होती हैं। और हमारा जो कॉन्शियस होता है वो हमारी अपब्रिंगिंग पे भी डिपेंड करता है, किस तरीके से हमें ट्रेन किया गया, किस तरीके से हमें बड़ा किया गया। जैसे हम जब आर्मी ज्वाइन करते हैं और अगर वहाँ पे हमें अच्छी तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है तो कुछ सालों के बाद में क्या होता है कि हमको किसी को मारने में कोई तकलीफ नहीं होती है। अगर कोई एनिमी सामने खड़ा, हम उसको गोली मार देते हैं। उसी तरीके से जो बचर होते हैं, जो कसाई लोग होते हैं, वो जो होते हैं उनको जानवरों को काटने में पेन नहीं होता, और जो लोग मान लिया रेगुलर मीट खाते रहते हैं उनको मीट खाने में पेन नहीं होता, क्योंकि वो धीरे धीरे करके वो हमारा पार्ट हो जाता है, और जो चीज़ हम बार बार करते रहते हैं वो चीज़ हमें बुरी लगनी बंद हो जाती है। अब चलिए हम जानते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कॉन्शियस के बारे में। देखिए, जो हमारी अंतरात्मा की आवाज़ होती है, कोई ऐसा नहीं होता है कि हर बार हमें एक ही चीज़ बताती है। कई बार क्या होता है कि वो हमें दो रास्ते बताती है जो कि बिल्कुल अपोजिट होते हैं, अलग अलग होते हैं, और हमारे लिए संभव नहीं होता है कि हम दोनों रास्तों पे चल सकें। तो एक रास्ते पे चलते हैं तो दूसरा रास्ता हमें छोड़ना पड़ता है। तो ये जो सिचुएशन है, जैसे एथिकल डायलेमा हमने पहले पढ़ा था, उसी से मिलती जुलती सिचुएशन है। जैसे अगर आप मान लिया एक पुलिस ऑफिसर हैं, अब मान लिया किसी ने कोई क्राइम किया, कोई टेररिस्ट है, मर्डरर है, लेकिन आपके पास सबूत नहीं है। अब एक तरफ तो आपका जो दिल होता है ये कहता है कि उसको इनकाउंटर कर दो, उसने वाकई में क्राइम किया हुआ है। दूसरी तरफ आपका दिल ये कहता है कि भाई इसको प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो करो, इन्वेस्टिगेशन करो, कोर्ट को डिसाइड करने दो। तो इस तरीके से आपका कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो इसी तरीके से कई बार क्या होता है कि हमारा मान लिया कोई लव अफेयर होता है, किसी लड़की या लड़के को पसंद करते हैं, उससे शादी करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पिताजी किसी दूसरे से शादी करना चाहते हैं।
अब हमें समझ में नहीं आता कि पिताजी की बात माने या ना माने। किसी भी सिचुएशन में चाहे हम पिताजी की मर्जी शादी कर लें, तब भी हमें जो है दुख रहेगा कि हम जिससे प्यार करते थे उससे नहीं कर पाए, और अगर हम जिससे प्यार करते उससे शादी कर लिया तो ये दुख रहेगा कि पिताजी की बात नहीं मानी। तो इस तरीके से ये कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन है और दोनों रास्तों को आप साथ में फॉलो नहीं कर सकते। और फाइनली हम जानते हैं क्राइसिस ऑफ कॉन्शियस के बारे में। ये क्राइसिस ऑफ कॉन्शियस क्या होता है? देखिए, जब हम कोई बुरा काम करते हैं और किसी भी सिचुएशन में बुरा काम करें, तो क्या होता है कि हमें थोड़े समय बाद में हम उसके बारे में बहुत चिंता करने लगते हैं, हमें बहुत अनकंफर्टेबल फीलिंग आती है, क्योंकि हमें पता है कि जो हम कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। अब जैसे कि मान लिया आप किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ज्वाइन करते हैं और वहाँ पे कोई आदमी करप्शन कर रहा है या आप करप्शन करते हैं, तो ठीक है, आपने सिस्टम में रह के करप्शन किया, लेकिन आपके अंदर कहीं ना कहीं एक गिल्ट की फीलिंग होती है, एक आपके अंदर पाप का भाव आता है, रिमोर्स आता है कि आप एक गलत काम कर रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं बेसिकली क्राइसिस ऑफ कॉन्शियस। इसी तरीके से अगर आप पॉलिटिक्स में हैं, वहाँ पे कोई डोनेशन लेता है और डोनेशन आप ऐसे लोगों से लेते हैं जो कि गलत हैं, टैक्स इवेडर हैं, क्रिमिनल्स हैं, तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्शियस आपको पिंच करता है, गिल्टी फीलिंग होती है। आप अगर एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट में हैं, आपको अपना प्रोडक्ट बेचना है अपनी फैक्ट्री का, उसके लिए आपको अक्सर झूठ बोलना पड़ता है, तो आप बोल जाते हैं, सामान बिक भी जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि शायद आपने धोखा दिया, तो आपका जो कॉन्शियस है आपको पिंच करता है। तो ऐसी जो सिचुएशन होती है उसको हम कहते हैं क्राइसिस ऑफ कॉन्शियस। तो दोस्तों, ये जो चीज़ें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारा कॉन्शियस होता है वो हमें अलाइव रखना चाहिए, और जब तक हमारा कॉन्शियस जिंदा है तब तक हम सही रास्ते पे अपने मन से चलते हैं। और अगर हमने अपने अंतरात्मा की आवाज़ नहीं सुनी तो ऐसी सिचुएशन में हमारा कॉन्शियस धीरे धीरे कमज़ोर पड़ जाता है, और फिर हमारे पास में सही रास्ते पे चलने का विकल्प धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। तो कॉन्शियस पे ध्यान दें, कॉन्शियस को नर्चर करें, अच्छे काम करें, ताकि आपका कॉन्शियस आपको सही रास्ते पे हमेशा ले करके जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हम एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड जो जनरल स्टडीज पेपर 4 है उसका अध्ययन कर रहे हैं। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे को समझना चाहते हैं। ये है एथिक्स और मॉरलिटी। एथिक्स और मॉरलिटी में क्या समानताएं होती हैं, क्या डिफरेंसेस होते हैं? अक्सर लोग एथिक्स और मॉरल को सेम समझते हैं और इसके बीच में कंफ्यूज जाते हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि एथिक्स और मॉरलिटी को साफ साफ तरीके से समझा जाए, ताकि हमें कभी भी इनके बीच में कोई कंफ्यूजन नहीं हो। देखिए, 3 शब्द होते हैं जो हमें बताते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। दोस्तों, जिंदगी में सही और गलत का जो फैसला है ये बहुत हमारे लिए जरूरी होता है, क्योंकि अगर हम गलत काम करेंगे तो गलत अंजाम पे पहुंचेंगे, सही काम करेंगे तो सही अंजाम पे पहुंचेंगे। तो एथिक्स जो होता है वो भी हमें बताता है कि सही क्या है, गलत क्या है। मॉरलिटी हमें बताती है सही क्या है, गलत क्या है। उसी तरीके से जो देश का कानून है, लीगलिटी जो है, वो भी हमें बताती है कि सही क्या है, गलत क्या है। लेकिन ये जो तीनों चीजें होती हैं इनमें बहुत क्रिटिकल डिफरेंसेस होते हैं और इसको समझना बहुत जरूरी है। तो आज हम समझेंगे कि एथिक्स में और मॉरल्स में क्या फर्क होता है। सबसे पहले हम एथिक्स की बात करते हैं। जो एथिक्स शब्द है ये एक ग्रीक शब्द है एथिकोस या एथोस, उससे निकला है, जिसका मतलब होता है हैबिट या कस्टम। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर कोई चीज सोसाइटी में एज अ कस्टम, एज अ ट्रेडिशन फॉलो की जा रही है, उसको सही मानते हैं लोग, तो वो जो एक्शन है उसको एथिकल एक्शन माना जाएगा। जैसे कि हमें पिता की बात हमेशा माननी चाहिए, माता की बात हमेशा माननी चाहिए, गुरु की हमेशा इज्जत करनी चाहिए। ये सारी जो चीजें हैं जो सोसाइटी से हमें सिखाई जाती हैं, सोशल वैल्यूज हैं, लिखे हुए वैल्यूज हैं, उनको हम कहते हैं एथिक्स। फिलॉसफी में एथिक्स वो ब्रांच है जो ये काम करती है कि पहले तो सिस्टमैटाइज करे, सही क्या है गलत क्या है उसको सिस्टमैटिक तरीके से रखे, डिफेंड करे जो सही है और गलत है उसको डिफेंड करे कि क्यों कोई चीज सही है, क्यों कोई चीज गलत है, और उसके बाद में रिकमेंड करे या लोगों को बताए कि ये सही काम है आप करो,
ये गलत काम है, आप ना करो। तो इस तरीके से जो एथिक्स होता है वो सोसाइटी के कस्टम्स को, सोसाइटी के हैबिट्स को, सोसाइटी की वैल्यूज को, सोसाइटी के कोड ऑफ कंडक्ट को रिफ्लेक्ट करता है। उससे डिफरेंट होता है मॉरलिटी। ये जो मॉरलिटी है ये बेसिकली जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड मॉरलिस से आया है, जिसका मतलब होता है मैनर, करेक्टर या प्रॉपर बिहेवियर। आप जानते हैं कि करेक्टर सोसाइटी का नहीं होता, करेक्टर व्यक्ति का होता है। और इसीलिए जो एक मॉरलिटी है वो हमारे अंदर से आती है। अगर आपके अंदर चरित्र है तो आपका हर एक्शन सही होगा, चाहे वो एथिकल प्रिंसिपल के खिलाफ भी हो। आप पिक्चरों में देखते हैं, नॉवेल्स में पढ़ते हैं, यहां तक कि जो हमारे पुराणों में, वेदों में, महाभारत है, रामायण है, वहां भी जब आप पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि जो नायक होता है वो कुछ झूठ बोलता है या इवन किसी की जान भी ले लेता है, लेकिन वो एक्शन गलत नहीं होता क्योंकि उसके पीछे उसके इरादे गलत नहीं होते। वो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए, देश की बेनिफिट के लिए, किसी की इज्जत बचाने के लिए अपनी जान पे खेलकर कानून को या सोसाइटी की वैल्यूज को तोड़ता है। और ऐसे एक्शंस जो होते हैं उनको हम मॉरल एक्शन कहते हैं। हम उस पर तालियां बजाते हैं, हम उस पर खुश होते हैं। तो एक चीज आपको यह समझना पड़ेगा कि एथिक्स डील करता है एक्शन पे, जबकि मॉरलिटी डील करती है इंटेंशन पे। उसके पीछे इरादा क्या है। अगर हमारा इरादा नेक है तो हमारा एक्शन भी अच्छा होगा। ये होती है मॉरलिटी। तो ये जो मॉरलिटी होती है ये कहां कहां से आती है। देखिए, ये कुछ फिलॉसफी से डराइव होती है, कुछ कल्चर होता है, सोसाइटी का कल्चर होता है, और उसी तरीके से ये अंदर से भी आती है। और इसीलिए ये सब चीजों का मिश्रण होता है। सब चीज से मिलके हमारे मॉरल वैल्यूज बनते हैं। ये जो मॉरलिटी होती है ये हमें अच्छा बनाती है, सही बनाती है। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जो कि शायद गैर कानूनी काम करता हो, लेकिन उसके बारे में लोग कहते हैं ये बहुत अच्छा आदमी है, उसकी लोग पूजा भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो गलत काम भी जो कर रहा है वो अपने लिए नहीं कर रहा है, वो दूसरों के लिए कर रहा है, दूसरों की भलाई के लिए कर रहा है। इसलिए उसको हम मॉरल कहते हैं। इसीलिए हम कहते हैं ये आदमी दिल का बड़ा अच्छा है, ये आदमी बड़ा अच्छा है, काम इसके भले ही कैसे भी हों। तो ये ध्यान रखें दोस्तों कि जो मॉरलिटी है वो इंटरनल होती है, उसका असेसमेंट इंटरनल होता है, और एथिक्स जो होता है वो सोसाइटल होता है, उसको सोसाइटी डिसाइड करती है। जो अपोजिट होता है मॉरलिटी का वो होता है इमोरलिटी। तो अगर कोई एक्शन इमोरल नहीं है तो उसको हम कहते हैं मॉरल। जैसे पुलिस इनकाउंटर किया गया, अब किसी ने इनकाउंटर में अगर किसी क्रिमिनल को मार दिया, टेररिस्ट को मार दिया, तो वो एक्शन हो सकता है कि कानून के नजर से सही नहीं हो, लेकिन मॉरलिटी की नजर से वो सही है, क्योंकि इस एक्शन से सैकड़ों जिंदगियों को बचाया जा सका। अब हम एथिक्स और मॉरलिटी का एक कंपैरिजन करेंगे कुछ स्पेसिफिक बिंदुओं पर। सबसे पहली बात तो हमें जानना पड़ेगा कि एथिक्स और मॉरलिटी दोनों बताती हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। इस मामले में दोनों सिमिलर हैं। फर्क सिर्फ ये है कि जो एथिक्स होते हैं वो बताती है सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से कि सोसाइटी के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, और उस सोसाइटी में रहने वाले सारे मेंबर्स को फॉलो करना चाहिए। जबकि मॉरलिटी जो होती है वो इंडिविजुअल लेवल पे बताती है कि सही है, क्या गलत है, और वो जो इंडिविजुअल है वो अपने लेवल पे उसको फॉलो करता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो सोर्स क्या है एथिक्स का और मॉरलिटी का। ये जो एथिक्स होता है इसका सोर्स होता है एक्सटर्नल, बाहर से आता है एथिक्स, चाहे किसी फिलोसोफर के द्वारा है, चाहे सोसाइटी के द्वारा है, यहां तक कि कुछ सोसाइटी के कानून के द्वारा भी आ सकता है। ये हमेशा कहीं बाहर से बनाया जाता है। जबकि जो मॉरलिटी होती है वो अंदर से आती है, हमारे कॉन्शियसनेस से आती है, हमारे दिल से आती है, हमारी भावनाओं से आती है, हमारी आत्मा से आती है। तो ये सोर्स दोनों के अलग अलग हैं। तीसरी चीज है कि डिफाइन हम इसको कैसे करते हैं। जो एथिक्स होता है उसको सोसाइटी डिफाइन करती है, फिलोसोफर डिफाइन करते हैं, और इसीलिए ये बड़ी रिजिड होती है, कड़ी होती है या कोडिफाइड होती है। जैसे कि हमें सच बोलना चाहिए या कहना चाहिए ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, हमेशा सच बोलो। ये सब एथिकल प्रिंसिपल्स हैं, इसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। इसके मुकाबले में जो मॉरलिटी होती है वो व्यक्ति स्वयं डिफाइन करता है, इसीलिए ये फ्लूइड होती है या अनडिफाइनेबल होती है या फ्लेक्सिबल होती है। तो आप डिसाइड कर सकते हैं
कि कब हमें सही बोलना है और कब हमें गलत बोलना है। आप ये फैसला कर सकते हैं कि कब दया करना चाहिए, कब दया नहीं करनी चाहिए। आप ये फैसला कर सकते हैं कि कब किसी को मारना सही है, कब किसी को मारना गलत है। तो इस तरीके से दोस्तों ये जो मॉरलिटी है, इसका जो जजमेंट है, इसकी जो डेफिनेशन है वो आपके अंदर से आती है, जबकि एथिक्स की डेफिनेशन जो है वो बाहर से आती है। इसको हम और अगर थोड़ा बेहतरीन तरीके से समझना चाहें तो हम कंपेयर कर सकते हैं बॉडी एंड स्पिरिट से। हमारा एक शरीर होता है, हमारी एक आत्मा होती है। इन दोनों के मिश्रण से, इन दोनों के साथ साथ होने से ही एक जीवित व्यक्ति होता है। इसी तरीके से जो एथिक्स है वो बेसिकली शरीर के समतुल्य है, बॉडी के समतुल्य है। ये मटेरियल है, ये दिखता है और एक्शन के द्वारा हम इसको जज करते हैं। जबकि जो हमारी मॉरलिटी है वो आत्मा से आती है, वो इनविजिबल होती है, वो इंटेंशन की तरह होती है और वो जो होती है स्पिरिचुअल होती है, क्योंकि उसमें सब लोगों की समझ होती है कि मैं जो कर रहा हूं उससे वाकई में इस दुनिया को, इस सोसाइटी को फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मॉरलिटी अपने लिए नहीं की जाती है। अगर मैं अपने स्वार्थ की भावना से कोई काम करता हूं तो वो मॉरल नहीं होगा, भले ही वो एथिकल हो। लेकिन अगर उससे दूसरों का भला होता है, सबका भला होता है, तो वो एक्शन मॉरल कहा जाएगा। जैसे कि झूठ बोलना, अगर किसी बच्चे को बचाने के लिए चोरों से, डकैतों से, किडनैपर से अगर आपको झूठ भी बोलना पड़े तो वो आपका एक मॉरल एक्शन है, भले ही वो एथिक्स के प्रिंसिपल से, जो कांत ने या जो डेंटोलॉजी का प्रिंसिपल कहा जाता है उसके हिसाब से गलत हो। तो कोई व्यक्ति जो है अगर मान लिया अक्षरतः एथिक्स का पालन करता है, कभी झूठ नहीं बोलता, कभी कोई लॉ नहीं ब्रेक करता, तो हो सकता है कि उसके बहुत सारे एक्शन जो हों वो इमोरल हो। क्योंकि आप झूठ से भी लोगों की जान बचा सकते हैं और सच्चाई से भी लोगों को हानि पहुंचा सकते हैं। अगर आपका सच लोगों को हानि पहुंचाने वाला है तो वो मॉरल नहीं है, भले ही वो एथिकल हो। पांचवा जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है वो होता है एक्सेप्टेबिलिटी का। मतलब कि जो एथिक्स होते हैं वो कई बार हम किसी प्रोफेशनल या लीगल गाइडलाइन के तहत डिफाइन करते हैं। जैसे मेडिकल एथिक्स होते हैं, जैसे कि लॉयर के एथिक्स होते हैं। अब जैसे कि मेडिकल एथिक्स की आप बात करें तो अगर कोई टेररिस्ट है, वो वुंडेड हो जाता है, उसको घाव हो जाता है और वो किसी डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर का जो मेडिकल एथिक्स है वो ये कहता है कि उसको जान बचानी चाहिए। उसी तरीके से अगर मान लिया कोई लॉयर है, उसके पास एक मर्डरर आता है, उसने खून किया है और वो लॉयर से कहता है भाई आप मुझे डिफेंड करो, और लॉयर इसके लिए एग्री कर जाता है। उसके बाद में वो जो बंदा होता है वो बताता है एडवोकेट को कि उसने किस तरीके से मर्डर किया, वो सारी कहानी उसको बताता है। अब उसके बाद में एडवोकेट मान लिया ये जानते हुए भी कि ये खूनी है, मर्डरर है, इसने एक इनोसेंट व्यक्ति का मर्डर किया है, उसको अगर डिफेंड करता है तो लॉयर के एथिक्स से वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई वायलेशन नहीं है। लेकिन अगर मॉरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो सही है। मान लीजिए कि वो इस कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड कर ले और इस कन्वर्सेशन को उसके अगेंस्ट में इस्तेमाल करे, तो ये लॉयर के एथिक्स का वायलेशन है, क्योंकि जो क्लाइंट होता है और लॉयर के बीच में एक कॉन्फिडेंशियलिटी की होती है जो वो कभी ब्रेक नहीं कर सकता। लेकिन मॉरल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो ये एक्शन गलत नहीं कहा जा सकता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो एथिक्स होता है उसकी एक एक्सेप्टेबिलिटी होती है। सर्टेन प्रोफेशंस में सर्टेन एथिक्स जो होते हैं वो एक्सेप्टेबल होते हैं, लेकिन मॉरलिटी जो होती है उस पर कोई बंदिश नहीं लगा सकती, वो कोई कल्चरल नॉर्म को फॉलो नहीं करती, वो हर चीज तोड़ करके जो चीज सोसाइटी के लोगों के बेहतरी के लिए होती है उस प्रिंसिपल को फॉलो करती है। और आप इंडिविजुअल केसेस में इंडिविजुअल लेवल पे आप डिसाइड करेंगे कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। फाइनली दोस्तों हमें ऐसे समझना पड़ेगा कि जो माइंड होता है वो डिसाइड करता है एथिक्स, और जो हार्ट होता है वो कनेक्टेड है मॉरलिटी से। ये जो एथिक्स है उसको हम अपने दिमाग से समझ सकते हैं, क्योंकि वो एक थ्योरीज हैं, चाहे वो स्टोइकिज्म हो, चाहे वो सोक्रेटिस हो, एरिस्टोटल हो, कांत हो, सब ने एक थ्योरी दी है, फिलॉसफी दी है। उसको समझने के लिए हमें दिमाग चाहिए, उसको समझने के लिए हमें एक रैशनल माइंड की जरूरत है, पढ़े लिखे होने की जरूरत है, तभी हम उसको समझ सकते हैं और उसकी एनालिसिस कर सकते हैं। उसके ठीक विपरीत जो मॉरलिटी होती है वो हमारे दिल से आती है, फीलिंग से आती है, इमोशन से आती है, और वो एक कोई भी आम आदमी जो है, जब कभी भी उसने कोई किताब ना पढ़ी हो,
उसका बिहेवियर बहुत मॉरल हो सकता है अगर वो अपने दिल की बात सुनता है और अगर वो सच्चा इंसान है, अच्छा इंसान है। तो इस तरीके से जो मॉरलिटी के लिए प्रिंसिपल होता है वो होता है लव एंड कॉम्पेशन। जिस आदमी के दिल में प्रेम है, जिस आदमी के दिल में दया है, करुणा है, वही आदमी असली में मॉरल है। और फिलोसोफर जो होता है, जो थिंकर होता है, उसके जो एक्शंस होते हैं वो नॉर्मली एथिक्स से प्रेरित रहते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हमने ये 6 डिफरेंट कैटेगरीज में समझा कि एथिक्स और मॉरलिटी में क्या सिमिलरिटीज हैं और क्या डिफरेंसेस हैं। अब मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं जो जेन मास्टर और एक चोर की कहानी है। इससे भी आपको एक प्रिंसिपल क्लियर होगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, जो एथिक्स होता है और जो मॉरल होता है। एक जेन मास्टर था जिसका नाम है सिचिरी कोजुन। ये एक बार कुछ मंत्रोच्चारण कर रहे थे और उसी समय एक चोर आया और चोर ने उनको बंदूक दिखा के कहा कि मुझे जो भी तुम्हारा है सब दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तो ये जो जेन मास्टर थे, इन्होंने इशारा किया अपने जो तिजोरी थी उसकी तरफ। उन्होंने कहा मुझे डिस्टर्ब नहीं करो, जाओ उस तिजोरी में जो भी है सब ले लो और मुझे अपना काम करने दो। उसके बाद जो मास्टर थे वो अपना पूजा पाठ करते रहे, मंत्रोच्चारण करते रहे। चोर जो है गया, उसने तिजोरी से सब कुछ ले लिया और जब वो बाहर जाने लगा तो मास्टर ने कहा कि तुमने मेरा सारा कुछ धन ले लिया, कम से कम थैंक तो कर दो मुझे। उसके बाद जो चोर था बड़ा अचंभित था कि मास्टर के अंदर कोई डर नहीं, कोई नफरत नहीं। एनीवे उसने उसको धन्यवाद दिया और धन्यवाद देके चला गया। कुछ दिनों बाद में क्या हुआ कि उसके घर पे एक रेड पड़ी, पुलिस की रेड पड़ी और उसमें वो पकड़ा गया और चोरी का भी सारा सामान पकड़ा गया। उसके दौरान उसने इस बात को एडमिट किया कि उसने ये जो जेन मास्टर थे इनके घर में चोरी की हुई है और ये सामान वहां से लूट के लाया है। उसके बाद में पुलिस फिर वो जेन मास्टर के पास गई और उनसे कहा कि भाई क्या इसने चोरी की हुई है? तो जेन मास्टर ने कहा नहीं, इसने तो कोई भी चोरी नहीं की, इसको तो मैंने अपनी मर्जी से सारा सामान दिया, इसने मुझे धन्यवाद भी दिया। जब चोर ने इस तरीके की बातें अपने मास्टर से सुनी तो वो अचंभित रह गया और उसको बहुत ही ग्लानि हुई अपने अंदर। उसके बाद में खैर चूंकि चोरी की थी उसको जेल जाना पड़ा, लेकिन जेल से जब वो छूट के आया तो मास्टर का अनुयायी हो गया, शिष्य हो गया और उसके अंडर में जब उसने बहुत सालों तक सीखा और धीरे धीरे करके वो इनलाइटनमेंट को प्राप्त हुआ, मुक्ति को प्राप्त हुआ। तो अब अगर हम इस जैन स्टोरी को अगर हम एनालाइज करें मॉरलिटी और एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो जैन मास्टर हैं उन्होंने सबसे पहले तो झूठ बोला पुलिस के सामने कि इसने हमारे यहाँ पे चोरी नहीं की थी और इस तरीके से उन्होंने कानून का वायलेशन किया, कानून को तोड़ा झूठ बोल करके। उन्होंने एक चोर को बचाने की कोशिश की। लेकिन अगर हम मॉरलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें इसको, तो हम ये कह सकते हैं कि उनका जो एक्शन था, यहां तक कि जो उनका झूठ बोलना था, उसमें उनका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं था। उसके पीछे जो मंशा थी वो ये थी कि जो चोर है उसकी जिंदगी में सुधार आए, वो एक अच्छा आदमी बन जाए। और जैसा कि आपने इस स्टोरी में देखा कि अंजाम भी यही हुआ कि जो चोर है एक अच्छा इंसान बन गया। आप उसको जेल में डाल सकते हैं, आप उसको पनिश कर सकते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है कि पनिशमेंट से आदमी अच्छा बनने के बजाय बुरा बन जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों कई बार एथिक्स और मॉरलिटी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है और जो आदमी जेन मास्टर जितना विद्वान है, बुद्धिमान है, ज्ञानी है, वही इस तरीके के एक्शंस कर सकता है जो कि भले ही कानून के नज़र में सही नहीं हो, भले ही एथिक्स की नज़र में सही नहीं हो, लेकिन मॉरलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सही होता है। तो इस तरीके से दोस्तों आज हमने सीखा कि एथिक्स में और मॉरलिटी में क्या फ़र्क होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम इस बात को समझ लेंगे तो अक्सर जो है हम एथिक्स से भ्रमित नहीं होंगे, थ्योरी से भ्रमित नहीं होंगे और हम वो जो एक्शंस करेंगे वो मॉरली भी करेक्ट होंगे और एथिकली भी करेक्ट होंगे, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा केस में। और इस तरीके से हम एक बेहतरीन ज़िंदगी को बिता पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और आपने एथिक्स और मॉरलिटी के बीच के जो डिफरेंसेस हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। दोस्तों हमने पहले देखा कि एथिक्स, मॉरल और लॉ,
ये तीनों जो चीज़ें होती हैं वो हमें बताती हैं कि क्या सही है, क्या गलत है। लेकिन एथिक्स, मॉरल और लॉ, ये तीनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। हमने पहले पढ़ा या समझा कि एथिक्स में और मॉरलिटी में क्या डिफरेंस होता है। आज हम समझेंगे कि लीगलिटी में या लॉ में और मॉरलिटी में क्या फ़र्क होता है। सबसे पहले हम लॉ की बात करते हैं या कानून की बात करते हैं। कोई भी जो कानून होता है उसको एक अथॉरिटी बनाती है, जैसे पार्लियामेंट हो गया, स्टेट लेजिस्लेचर हो गया, गवर्नमेंट हो गया या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। तो कानून जो है किसी के द्वारा बनाया जाता है और ये जो कानून होता है ये सबके ऊपर लागू होता है, चाहे आप उसको माने या ना माने। अगर आपने कानून को तोड़ा तो आपके खिलाफ में एक्शन लिया जाएगा। इसके विपरीत या इससे भिन्न जो हमारे जो मॉरल वैल्यूज़ होते हैं वो हमारे व्यक्तिगत होते हैं, पर्सनल होते हैं, वो हमारी भावनाओं से जुड़े रहते हैं। हमारे जो वैल्यूज़ हैं, फैमिली वैल्यूज़ हैं, सोशल वैल्यूज़ हैं, वहाँ से आते हैं। और जो हमारे ओपिनियन है डिफरेंट इश्यूज़ पे, उसके बेसिस पे ये जो मॉरल वैल्यूज़ होते हैं वो बनते हैं। एक आदर्श दुनिया क्या हो सकती है? क्या ऐसी दुनिया जहाँ पे सब लोग कानून को फॉलो करें, या ऐसी दुनिया जहाँ पे कानून हो ही ना, क्योंकि लोग इतने मॉरल हो, उनका जो नैतिक स्तर हो इतना ज़्यादा हो कि किसी कानून की ज़रूरत ही ना पड़े। जैसे एक परिवार होता है, आप देखेंगे कि परिवार के अंदर कोई कानून नहीं होता। हर परिवार अपना एक कानून बनाता है। हर परिवार के रहने का ढंग अलग होता है, लेकिन परिवार सबसे ज़्यादा आपको खुशी देता है, प्रसन्नता देता है। उसी तरीके से एक ऐसी सोसाइटी की या देश की आप कल्पना करें जहाँ पे सब एक परिवार की तरह रहते हैं, जहाँ पे कोई कानून नहीं है, सब लोग एक दूसरे की इज्जत करते हैं, एक दूसरे के साथ मिल के रहते हैं, तो वो एक आदर्श देश हो सकता है या आदर्श सोसाइटी हो सकती है। दोस्तों, लोग दो वजह से सही काम करते हैं, जिसको हम कह सकते हैं फियर ऑफ गॉड, भगवान के डर से, आत्मा के डर से, नैतिकता के डर से। अगर इसका डर है आपके अंदर तो आप गलत काम नहीं करेंगे, चाहे आप कानून में आए या ना आए। दूसरा हम कह सकते हैं फियर ऑफ रॉड, कहने का मतलब कानून के डर से। हमने अगर गलत काम किया तो हमें पुलिस पकड़ लेगी, पैसा लिया तो जेल चले जाएंगे, रोड का ट्रैफिक सिग्नल तोड़ा तो हमें फाइन देना पड़ेगा। तो इस तरीके से दोस्तों ये जो चीज़ें होती हैं जिसमें कानून के डर से हम काम करते हैं। बहुत से लोग हैं वो हेलमेट इसलिए नहीं पहनते हैं कि उनकी सेफ्टी के लिए है, वो इसलिए हेलमेट पहनते हैं कि उनको ऊपर पेनल्टी लग सकती है, इसलिए सीट बेल्ट लगाते हैं कि उनके ऊपर पेनल्टी लग सकती है, जबकि ये आपकी बेहतरी के लिए है। इसी तरीके से जो नैतिक मूल्य होते हैं वो हमारी अपनी बेहतरी के लिए हैं। अगर हम उसको फॉलो करें तो उससे हमारा ही भला होगा, लेकिन ज़्यादातर लोग नैतिक मूल्यों को नहीं फॉलो करते हैं, बल्कि सिर्फ कानून के डर से वो काम को करते हैं। एक आदर्श जो समाज है दोस्तों, वो ऐसा है जिसमें कोई कानून की ज़रूरत ही ना हो, कोई पुलिस ना हो, कोई कोर्ट ना हो, सब लोग अपने मन से सारे ट्रेडिशंस को, कस्टम्स को और मॉरल वैल्यूज़ को फॉलो करें। जब भी सोसाइटीज़ में दोस्तों मॉरल वैल्यूज़ का डिक्लाइन होता है, धर्म नीचे गिर जाता है, तभी हमें कानून बनाने पड़ते हैं कि हम लोगों को पनिश करें। अब ये जो मॉरल बिहेवियर्स हैं, जो हमारे जो नैतिक मूल्य हैं, वो कहाँ से आते हैं? हम अपने बड़ों से सीखते हैं। हमारे पिताजी कैसे हैं, दादाजी कैसे हैं, चाचा जी कैसे हैं, उनसे हम सीखते हैं। जो हमारे देश के महान लोग होते हैं, गांधी जी हैं, बुद्ध हैं, चाचा नेहरू हैं, उनसे सीखते हैं। फिर एक दूसरे से सुन करके सीखते हैं। किसी ने हमें कहा ये अच्छा है, किसी ने कहा हमें बुरा है। सोशल मीडिया में या इस तरीके की जगह पे हम अच्छे और बुरे की चीज़ें सीखते हैं। हमें धर्म में सिखाया जाता है क्या सही है, क्या गलत है। हमारे ट्रेडिशंस होते हैं कि बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, पैर छूना चाहिए, बातें माननी चाहिए, वहाँ से सीखते हैं। और हमारे जो कल्चर होते हैं वहाँ से हमारे ये मूल्य आते हैं। ये जो मूल्य हमें मिलते हैं, नैतिक मूल्य जो हमें मिलते हैं, ये बेसिकली दो तरीके के होते हैं। एक ऐसे मूल्य होते हैं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, जैसे हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, जैसे हमें खून नहीं करना चाहिए, जैसे हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, जैसे हमें धोखा नहीं देना चाहिए।
और दूसरे तरीके के जो मूल्य होते हैं वो ये बताते हैं हमें क्या करना चाहिए। बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, एक सज्जन व्यक्ति की तरह बिहेव करना चाहिए, एक लेडी को कैसे बिहेव करना चाहिए, हमें कैसे जो है एक सभ्य व्यक्ति की तरह रहना चाहिए। ये सारी चीज़ें भी हमें ये नैतिक मूल्य सिखाते हैं। और ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि जो नैतिक मूल्य हैं वो हम अपने बच्चों को पास ऑन करें। और जब हम नहीं पास कर पाते हैं तो जो होते हैं सोसाइटी का धर्म जो है वो भ्रष्ट हो जाता है और सोसाइटी जो है वो डिक्लाइन की तरफ चल पड़ती है। अब जैसे हम एक भारतीय मूल्यों की बात करें तो हमारे यहाँ क्या मूल्य होते हैं। हमें सिखाया जाता है कि बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, बड़ों से बहस नहीं करनी चाहिए। हमें सिखाया जाता है कि अगर बड़े खड़े हों, टीचर हों, तो उनके सामने हमें गाली गलौज नहीं करना चाहिए, असभ्य भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये किसी कानून में हो सकता ना लिखा हो, लेकिन जैसे कोई बड़ा होता है हम अपने मन से सभ्य हो जाते हैं। हमें सिखाया जाता है कि अगर कोई बड़ा है या कोई स्त्री है और हम बस से जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, तो हमें उसको अपनी सीट की जगह उसको अपनी सीट दे देनी चाहिए। हमें सिखाया जाता है कि जब हम बाहर निकलें तो अच्छे तरीके से ड्रेस होकर निकलें, प्रॉपरली ड्रेस होकर निकलें, घर में भी ठीक से रहें, बाहर भी ठीक से रहें। उसी तरीके से हमें सिखाया जाता है कि हम अपने बच्चों को प्रेम करें, उनकी देखभाल करें, और जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारे माता पिता होते हैं, जब बुढ़े हो जाते हैं तो उनकी हम देखभाल करें उनकी मृत्यु तक। हमको ये समझने की जरूरत है कि जब हमारे मॉरल वैल्यूज जो हैं डिक्लाइन कर जाते हैं, नैतिक मूल्यों का पतन हो जाता है, तब हमें कानून से उसको इन्फोर्स करना पड़ता है। जैसे अगर मान लिया कि हर व्यक्ति के अंदर ऐसे मूल्य हों कि कोई बुजुर्ग हो और उसको वो सीट ऑफर कर दें, तो ऐसा कानून बनाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन चूंकि लोग सीट ऑफर नहीं करते हैं, इसलिए आपने क्या किया कि कुछ सीटें आपने बुजुर्गों के लिए बना दी। लेकिन ये समस्या का समाधान नहीं है। मान लिया कि आपने 2 बुजुर्गों के लिए सीटें रिजर्व कर दी और 10 बुजुर्ग हैं जो कि उसमें सफर कर रहे हैं, तो 2 ही तो बैठ पाएंगे। लेकिन अगर मान लिया कि आपके मूल्य ऐसे हों तो चाहे 10 हों चाहे 15 हों, हर बुजुर्ग को सीट मिल जाएगी बिना कानून के मदद के। तो जब नैतिक मूल्यों का पतन होता है तभी जो है कानून की जरूरत होती है। लेकिन जब नैतिक मूल्यों का पतन हो जाता है तो कानून का असर भी नहीं हो पाता है। जैसे आप करप्शन को देखिए, भ्रष्टाचार को देखिए। इस देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ में सबसे सख्त कानून है। अगर किसी ने 1 रुपए की भी घूस ली तो उसकी नौकरी जा सकती है, उसको जेल भेजा जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद आप देखते हैं कि भ्रष्टाचार दिन दूनी रात चौगुनी के हिसाब से बढ़ रहा है, और उसका मुख्य कारण यह है कि हमारे जो नैतिक मूल्य हैं उनका हमारा पतन हो चुका है। कोई भ्रष्टाचारी व्यक्ति बहुत पैसे कमाता है तो उसको सोसाइटी में कोई कंडेमनेशन नहीं होता, कोई बायकॉट नहीं होता, बल्कि उसको सोसाइटी में कई बार अच्छी नज़रों से देखा जाता है। और इन्हीं कारणों से कठिन कानूनों के बावजूद भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो पाता है। दोस्तों, लॉ जो होते हैं बड़े रिजिड होते हैं, और इस वजह से कई बार सोसाइटी में लॉ की वजह से इनजस्टिस भी होता है। इसको हम एक केस स्टडी के माध्यम से आपको आगे बताएंगे। लॉ के अंदर जो सबसे बड़ी देखिए दिक्कत क्या होती है कि अगर आपने एक गलत काम कर दिया तो उसका आपको पनिशमेंट भुगतना है। भले ही आपने 100 अच्छे काम किए हों, उसकी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि लॉ में एक बुरा कर्म 100 अच्छे कर्मों को बैलेंस नहीं कर सकता। तो कोई व्यक्ति अगर मान लिया उसने 100 रुपए लेते हुए पाया गया तो उसको जेल जाना है, चाहे उसने 25 साल तक देश की, अपने डिपार्टमेंट की बड़े मन लगा के सेवा की हो। लॉ के अंदर सबसे बड़ी दोस्तों दिक्कत क्या होती है कि लॉ रिवॉर्ड नहीं देता, लॉ सिर्फ पनिशमेंट देता है। अगर आप ईमानदार हैं तो लॉ में कोई रिवॉर्ड नहीं है, अगर आप बेईमान हैं तो आपको जेल भेजा जाएगा। लॉ का वजूद ही ऐसे होता है कि अगर आपने लॉ ब्रेक किया तो कोई ना कोई पनिशमेंट जरूर होता है। अगर पनिशमेंट नहीं है तो वो लॉ नहीं है। तो लॉ का बेसिक पर्पज होता है वो होता है पनिशमेंट, लेकिन रिवॉर्ड जो हैं वो लॉ के अंदर जनरली नहीं रहते हैं। वो प्रिज्यूम किए जाते हैं कि आपको सही काम तो करना ही करना है। इस तरीके से दोस्तों जो लॉ होता है वो एक निगेटिव चीज़ों को तो कम कर सकता है। हो सकता है कि करप्शन को कम कर दे अगर आप ऐसा कानून बना दें कि करप्शन पे डेथ सेंटेंस हो जाएगा, लेकिन उससे अच्छे काम करने की प्रवृत्ति नहीं बढ़ेगी। उसके लिए मॉरलिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब हम एक केस स्टडी को डिस्कस करते हैं जो कि एक रियल स्टोरी पे बेस्ड है। एक अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में एक स्वीपर था जिसका नाम था रामू। तो क्या हुआ कि एक परिवार में एक लड़का पैदा हुआ, और जो पिता थे उसके, उन्होंने बहुत
खुशी से सबको एक एक डब्बा मिठाई देने लगे। तो ये जो स्वीपर था रामू, उसने कहा कि साहब आप मुझे मिठाई ना दें, आप मुझे 100 रुपया दे दें, जो मिठाई की कीमत के बराबर है। तो बाप ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, उसने 100 रुपये दे दिए। लेकिन किसी तरीके से ये जो इंसिडेंट है ये सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया, कंप्लेंट हो गई। और उसके बाद में क्या हुआ कि जो स्वीपर था उसके ऊपर करप्शन का चार्ज लगा, क्योंकि उसने 100 रुपये लिए। और उसी तरीके से जो बाप था उसके ऊपर चार्ज लगा कि उसने पैसा दिया। तो इस तरीके से प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में दोनों ही बुक कर दिए गए और अल्टीमेटली दोनों के खिलाफ मुकदमा चला और जेल भी हुई। अब आप देखिए इस केस में एक मामूली सी गलती है, अगर वो मिठाई ले लेता तो शायद उसके खिलाफ कोई कानून नहीं बनता था, लेकिन उसने पैसे ले लिए और इस चक्कर में वो करप्शन के दायरे में आ गया और इस छोटी सी गलती की वजह से उनकी नौकरी चली गई। तो इस तरीके से कानून में कोई डिफरेंस नहीं होता है, चाहे 1 रुपया कोई ले, चाहे 1 करोड़ रुपया ले, चाहे 100 करोड़ रुपया ले, कानून बराबर है। तो इस तरीके से दोस्तों कानून में कोई डिस्क्रिशन नहीं रहता है। जज जो है अगर चाहे तो उसको कम से कम पनिशमेंट दे सकता है। अगर मान ले 3 से 10 साल का पनिशमेंट है तो 3 साल दे सकता है, लेकिन बिना पनिशमेंट को उसको छोड़ नहीं सकता, क्योंकि कानून में ये फ्लेक्सिबिलिटी उसको नहीं दी गई है। अब हम एक दूसरे केस स्टडी की बात करते हैं। एक बहुत ही यंग पुलिस ऑफिसर है जिसका नाम है सूरज। इसने पुलिस फोर्स ज्वाइन की देशभक्ति की वजह से। देश के अंदर वो टेररिस्ट का, एंटी सोशल एलिमेंट्स का, क्रिमिनल्स का खात्मा करना चाहता था। उसको ये खबर मिली कि एक बहुत ही बड़ा टेररिस्ट है जिसने बहुत बेगुनाहों का कत्ल किया है, वो कहीं छुपा हुआ है। वो अपनी पूरी टीम लेकर के वहां पहुंच गया और उस घर से उस टेररिस्ट को निकाल लिया और उसके बाद में किसी जगह पे ले जा करके उससे सघन पूछताछ शुरू हुई। 3rd डिग्री मेथड भी लगाया गया ताकि बाकी टेररिस्ट के बारे में जानकारी हासिल कर जाए। लेकिन हुआ क्या कि उसके दौरान उसकी मृत्यु हो गई और फिर उसको एक इनकाउंटर का केस दिखा के पुलिस ने केस को क्लोज कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य से क्या हुआ कि जब वो उसको टेररिस्ट को लेके जा रहे थे तो सीसीटीवी में सारी घटना रिकॉर्ड हो गई। ये बहुत बड़ी एक मीडिया की न्यूज़ बन गई। इनके खिलाफ में एफआईआर लॉन्च किया गया और सूरज और उसकी सारी टीम को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया और उसके बाद में मुकदमा चला और उनको जेल भी हुई और उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। क्योंकि दोस्तों कानून में जब तक कोई भी व्यक्ति कानून के द्वारा मुजरिम नहीं ठहराया जाता तब तक वो बेगुनाह है। चाहे किसी ने 100 खून किए हों, चाहे 1000 खून किए हों, लेकिन उसका फैसला कि उसने खून किया है कि नहीं किया है ये सिर्फ कोर्ट का है। और इस वजह से उसने एक बेगुनाह को पकड़ा। अगर हम कानून के नज़रिए से देखें, रात में घर से उठा करके ले आना, 3rd डिग्री मेथड लगाना, ये सारी चीज़ें इलीगल हैं और इस वजह से उसको अपनी नौकरी गंवानी पड़ी। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि जो कानून होता है वो कई बार हमारे सही रास्तों को भी गलत साबित कर देता है। मॉरलिटी में हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, लीगलिटी में हमारे पास कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। और फाइनली हम कंपेयर करेंगे मॉरलिटी और लीगलिटी को, क्या डिफरेंस होते हैं। पहला देखिए डिफरेंस ये होता है कि जो मॉरलिटी होती है वो विश्वास पे डिपेंड करती है, आपकी पर्सनल चीज़ होती है, पर्सनल विश्वास है। जबकि लीगलिटी जो है वो कानून के शब्दों पे डिपेंड करती है, वर्ड्स ऑफ लॉ पे डिपेंड करती है। दूसरा डिफरेंस ये है कि जो मॉरलिटी होती है वो अनडिफाइंड होती है, फ्लूइड होती है, जबकि जो लीगलिटी है वो वेल डिफाइंड होती है और रिजिड होती है, उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती है। मॉरलिटी जो होती है वो आपको बताती है क्या आपको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, दोनों चीज़ें बताती है। जबकि जो लॉ होता है वो आपको बताता है कि क्या आपको नहीं करना चाहिए। उसी तरीके से जो मॉरल स्कीम्स होती हैं उसमें रिवार्ड भी होता है, पनिशमेंट भी होता है। जैसे आप अपने घर में कभी आपने कुछ गलत काम कर दिया, डांट दिया किसी को, तो फिर आपने प्रेम से बोल भी दिया, बैलेंस हो जाता है। लेकिन कानून की नज़रों में अगर डांटना एक क्राइम है तो अच्छे कर्मों से वो बैलेंस नहीं हो सकता। अगर बच्चे को एक झापड़ मारना क्राइम है तो उसके बाद में चाहे आप बच्चे को जितना प्यार करें उसको बैलेंस नहीं कर सकता, उसकी सज़ा तो आपको होगी होगी। तो इस तरीके से जो कानून होता है वो सिर्फ पनिशमेंट देता है, सजा देता है। जो मॉरल होता है वो सब्जेक्टिव होता है, हमारे अंदर से आता है, हर व्यक्ति पे डिपेंड करता है। जबकि जो लीगलिटी है वो ऑब्जेक्टिव होता है, वेल डिफाइंड होता है और सबके ऊपर लागू होता है। जो मॉरलिटी होती है उसमें सोशल पनिशमेंट होते हैं। जैसे किसी ने मान लिया एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया या किसी ने अपनी पत्नी को डिवोर्स दे दिया बिना किसी ग्राउंड के,
तो कानून की नज़रों में वो भले सही हो, लेकिन सोसाइटी उसको पनिश करती है, उसको बाइकआउट करती है। जबकि जो लॉ होता है उसमें स्पेसिफिक पनिशमेंट प्रिस्क्राइब रहता है। अगर मान लिया उसमें पेनल्टी दी हुई है कि आपको 10,000 रुपये की पेनल्टी देनी है, आपने पेनल्टी दे दी, आपको मुक्ति मिल गई, तो उसमें स्पेसिफिक पनिशमेंट होता है लॉ के अंदर। और फाइनली दोस्तों, सातवां जो डिफरेंस है वो ये है कि जो मॉरलिटी होती है उसमें आपके पास चॉइस रहती है, क्योंकि मॉरल वैल्यूज फ्रोजन नहीं होते हैं। अलग अलग टाइप के मॉरल वैल्यूज होते हैं, वहाँ आप चूज कर सकते हैं मुझे ये फॉलो करना है, ये फॉलो करना है। जबकि लॉ के अंदर आपको कोई चॉइस नहीं होती और हर व्यक्ति को, चाहे वो उनको माने या ना माने, उसको लॉ फॉलो करना पड़ता है। तो दोस्तों, इस तरीके से आज हमने समझा कि सही क्या है, गलत क्या है, ये कानून भी बताता है और नैतिक मूल्य भी बताते हैं, मॉरलिटी भी बताती है। लेकिन जो सही और गलत हम मूल्यों द्वारा निर्धारित करते हैं, उससे बेहतरीन कुछ नहीं हो सकता है। कानून बाहर की चीज है, कानून फेल हो सकता है, लेकिन नैतिक मूल्यों पर चलने वाला व्यक्ति कभी कोई गलत काम नहीं करेगा, चाहे कानून अपना काम करे या ना करे। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको आज लीगलिटी और मॉरलिटी के बारे में जो डिफरेंस है वो अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। हमने कुछ केस स्टडीज़ के माध्यम से भी समझा कि इनमें क्या डिफरेंस है, और कई बार हम जब स्ट्रिक्टली लॉ को इंटरप्रेट करते हैं तो कई बार उससे हमें इनजस्टिस भी हो जाती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।